हेलो गाइस, स्वागत तुम्हारा XD एक्सप्लेन के अंदर। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाली है जो कि कहानी हमारे मेन हीरो बैन की, जो एक मोटा सुअर जैसा लड़का है जो ना ही पढ़ाई में अच्छा है ना ही वो खेल कूद में अच्छा है, और ऊपर से सभी लोग उसे बुली भी करते हैं क्योंकि उसने प्रपोज कर दिया था एक तान्या नाम की लड़की को जो सबसे ज़्यादा सुंदर है पूरे कॉलेज के अंदर। बट अचानक उसे एक ट्रक टक्कर मार के चला जाता है जिसके बाद वो मरने जैसा होता है। बट अचानक ऐसा कुछ होता है उसकी लाइफ के अंदर कि उसकी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। तो बिना किसी देरी के आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। सीरीज की स्टार्टिंग में हम लोग एक रात का सीन देखते हैं जहां पर हम एक मोटे आदमी को देखते हैं जो बासी ले रहा होता है। असल में यही हमारा मेन हीरो बैन होता है। बैन उबासी लेता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा होता है एंड वो बोलता है कि मुझे घर की तरफ जल्दी जा देना चाहिए, बट जो टीचर ने मुझे काम दिया था स्कूल के लिए वो बहुत ज़्यादा ही था जिसको पूरा करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अब मुझे ये सारा होमवर्क अपने टीचर को दिखाना पड़ेगा, और वो साइकिल के साथ जा रहा होता अपने घर की तरफ। तभी हम लोग देखते हैं कि उसके सामने से एक ट्रक आ रहा होता है। उसे देखने के बाद जो हमारा मेन हीरो बैन होता है वो डर जाता है, और हम लोग देखते हैं कि वो ट्रक बैन को टक्कर मार देता है और बैन का चश्मा भी टूट जाता है और वो दूर जाके गिरता है। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि बैन तो मर चुका है। तभी हम उस गाड़ी के ड्राइवर को देखते हैं। वो बोलते हैं कि यंग मास्टर को इन्फॉर्म करने का टाइम आ चुका है कि मैंने अपना मिशन को पूरा कर लिया है, और जो उन्होंने वादा करा था कि वो $1 मिलियन मेरे अकाउंट में डालेंगे वो उन्हें डाल देने चाहिए। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जैसे मोटे आदमी को मारने के लिए वो मुझे $1 मिलियन क्यों दे रहे हैं। आखिर ये लिंग फैमिली के जो यंग मास्टर हैं वो आखिर वो क्या चाहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा मेन हीरो वहीं पे गिरा होता है। तभी उसके अंदर कोई एनर्जी सी जाती है। तभी हमें एक आवाज़ आती है, क्या मैं उन सारी चीज़ों को अवॉइड कर चुका हूँ पर मुझे दर्द क्यों हो रहा है, आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर ये प्लेस कौन सी है। और हम लोग देखते हैं कि बैन की आँख दोबारा खुलती है एंड वो बोलता है कि मेरी बॉडी को क्या हुआ है। और मैं आपको बता दूं, असल में बैन के अंदर एक की और आत्मा आ चुकी है जो कि दूसरी दुनिया से है। आगे जाके मैं आपको सब कुछ क्लियर करूँगा। तभी जो बैन की याददाश्त होती है वो हमें दिखाई जाती है जिसमें सभी लोग उसे बुली करते हैं क्योंकि वो ना ही स्पोर्ट्स में अच्छा है ना ही वो पढ़ाई में अच्छा है। और एक लड़की उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि सिर्फ 30 मार्क्स, सच में तुम्हारा सुअर जैसा दिमाग है। और हम लोग देखते हैं कि बच्चे उसे बुली करते हैं एंड वो बच्चे बुली करते हुए बोलते हैं कि तुम तो सुअर हो जो हमेशा खाता रहता है, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ डाइट में आने के लिए। और वो उसे पीट रहे होते हैं एंड वो बोलते हैं कि मोटे गेंडे तेरी हिम्मत कैसे हुई इस कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की तान्या के ऊपर नज़र डालने की। तुम्हें क्या सच में लगता है कि क्या तू तान्या के साथ अच्छा डिज़र्व करता है। आज मैं तुझे पीट पीट के तेरी शक्ल दिखाता हूँ, और अपनी शक्ल देखियो मिरर में कैसी शक्ल है, सुअर जैसी, और तुझे लगता है कि तू उस लड़की को पटा सकता है। ये सारी याददाश्त को देखने के बाद बैन बोलता है कि उन्होंने मेरे नाम से भी नहीं बोला, वो मुझे सुअर बोलते थे, सच में ये तो बहुत ज़्यादा ही होपलेस है। फिर वो अपने बारे में बताता है कि उसका नाम लिंग यून है जो कि एक मार्शल आर्टिस्ट का कल्टीवेटर है जिसने बहुत ज़्यादा कल्टीवेट करी है अपनी प्रीवियस लाइफ के अंदर। बट उसकी दुनिया के अंदर कुछ दिक्कत हो गई थी जिसके कारण उसे इस प्लेनेट पे आना पड़ा और वो इस बॉडी के अंदर आ गया। फिर बैन बोलता है कि मुझे इस बॉडी को हील करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे जितनी भी की है मेरे पास उसको सेव करते हुए इस बॉडी को हील करना होगा। और हम लोग देखते हैं कि वो बैन की बॉडी को हील करने लग जाता है एंड वो बोलता है कि सच में जो इसकी मेरिडियंस है वो ख़राब हो चुकी है जिसके कारण मैं ढंग से हील नहीं हो पा रहा हूँ। क्या मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। और ये 20 साल का है बट जो इसकी बॉडी है इसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये बंदा 20 साल तक कैसे ज़िंदा रहा। साथ में जो इसके एनिमीज़ है वो यंग एज में बहुत ज़्यादा मर चुके हैं, बट इससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे इस बॉडी का इस्तेमाल करते हुए की को ऑब्जर्व करना पड़ेगा ताकि मैं इस यूजलेस बॉडी को एक काम की बॉडी में ला सकूं और अपना रिवेंज ले सकूं। और वो वहाँ पर बैठ के कल्टिवेट करने लग जाता है 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, बट उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं आता है। एंड वो बोलता है कि आखिर मैं कौन सी प्लेस पे आ गया हूँ, यहाँ पर तो थोड़ी बहुत भी की नहीं है, सच में ये तो बहुत ज़्यादा यूज़लेस है। क्या तुम मुझे कह रहे हो कि मुझे इस बॉडी के अंदर रहना पड़ेगा अब से, जिसके अंदर ना ही कोई अच्छी बात है, साथ में आसपास कोई की भी नहीं है जिससे मैं इस बॉडी को और अच्छा बना सकता हूँ। तभी वो उदास हो जाता है एंड वो बोलता है कि सबसे बुरी बात है कि मुझे स्टार्टिंग सब कुछ कल्टिवेट करना पड़ेगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जितनी भी मैंने एक पावर इकट्ठी करी थी अपनी कल्टिवेशन रिलम के अंदर वो सारी अब जा चुकी है। ऐसा फील हो रहा है कि मैं दोबारा पैदा हुआ हूँ। सच में मेरे अंदर बहुत सारी चोटें लगी है, ये सारी चीज़ें मेरे लिए छोटी है बट अभी के टाइम पर ये मुझे बहुत ज़्यादा दर्द दे रही है।
फिर वो सुनसान राह पे चलने लग जाता है एंड वो बोलता है कि सच में ये बॉडी तो बहुत ज़्यादा टेरेबल है। तभी उसे पानी दिखता है एंड वो बोलता है कि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा डर्टी है, सबसे पहले इसे क्लीन करना पड़ेगा। फिर वो अपने कपड़े को उतारता है एंड वो बोलता है कि ये वाटर बहुत ज़्यादा शांत है और क्लीन भी है, मुझे यहाँ पर नहा लेना चाहिए ताकि मेरी डर्टी बॉडी ठीक हो जाए। और वो पानी के अंदर कूद जाता है एंड वो बोलता है कि सच में ये पानी तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तभी उसे गाड़ी की आवाज़ आती है एंड वो बोलता है कि आखिर की चीज़ की आवाज़ है। तभी हम लोग देखते हैं कि उस गाड़ी में से एक लड़की उतरती है जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है। उसे देखने के बाद बैन बोलता है कि ये सच में तो बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो लड़की वहीं पर उल्टी गिर देती है। ये देखने के बाद बैन भी हैरान होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि उस सुंदर लड़की का पैर फिसलता है और वो पानी के अंदर गिर जाती है। तभी ये देखने के बाद बैन बोलता है कि संभल के। वो सुंदर लड़की पानी में गिरते हुए बोलती है कि प्लीज़ मुझे कोई बचाओ, और वो पानी के अंदर और भी ज़्यादा डूबती जा रही है क्योंकि उससे तैरना नहीं आता। तभी हम लोग देखते हैं कि कोई उसका हाथ पकड़ उसे खींचता है और ये और कोई नहीं हमारा मेन हीरो बैन होता है। वो उसे ऊपर उठा लेता है बट वो लड़की बैन को देखने के बाद शॉक हो जाती है और डर भी जाती है क्योंकि बैन इस टाइम पर बिल्कुल बिन कपड़ों के था। एंड वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम ठरकी इंसान, मुझसे दूर हो जाओ, मुझे जाने दो। बैन अपने मन में बोलता है कि मुझे इस लड़की को शांत करना पड़ेगा वरना यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तभी वो पीछे जाता है और उस लड़की के हाथ पकड़ लेता है एंड उसके मुंह पे भी हाथ रख देता है। एंड वो बोलता है कि मिस, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको बचाने के लिए आया था, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ और मैं यहाँ पर रिवर के अंदर नहा रहा था, इसकी वजह से मेरे पास कपड़े नहीं हैं। एंड वो अपने मन में बोलता है कि मैं ऐसी सिचुएशन में फंस चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ? अगर मैं इस लड़की को शांत नहीं कर पाया तो सभी लोग मुझे ठरकी समझेंगे। तभी बैन बोलता है कि अगर आप काम नहीं हुए तो मैं आपसे बात कैसे कर पाऊँगा, मैं आपको धीरे धीरे करके छोड़ रहा हूँ, प्लीज़ चिल्लाना मत। तभी वो लड़की बोलती है कि मुझे सबसे पहले ऊपर ज़मीन पर जाना पड़ेगा। तभी बैन उसे उठाने लग जाता है। ये देखने के बाद वो लड़की बोलती है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? बैन बोलता है आखिर आप ज़मीन के ऊपर कैसे जाओगे? तैर के जाने का इरादा है क्या? बट आप भूल गए हो कि आपको तैरना तो नहीं आता। ये बात सुनने के बाद वो लड़की बोलती है कि थैंक यू सो मच, और बैन उसे नदी के किनारे पे ले आता है और उसे उतार देता है और वहाँ पर बहुत सारे कपड़े भी होते हैं। वो लड़की बोलती है कि आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम बाहर नहीं आ रहे क्या? बैन बोलता है कि एक लड़का और एक लड़की इतनी रात को एक दूसरे के साथ अगर साथ में रहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा और लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। वहाँ पर बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, आप जो चाहो वो वहाँ पर पहन सकते हो और जल्दी पहन लेना वरना आपको सर्दी भी लग सकती है, बट मेरी एक पैंट छोड़ देना। वो लड़की उन कपड़ों को उठाकर पहन लेती है जो कि बैन के होते हैं एंड वो बोलती है कि अब तुम क्या करोगे? तभी बैन बोलता है कि ये छोटी मोटी चीज़ें एक मैन को कभी भी तकलीफ नहीं दे सकती, मैं मर्द हूँ जिसे ठंड नहीं लग सकती, और थोड़ी बहुत ठंड भी लगी तो क्या हो गया, वैसे भी मैं मोटा हूँ, इतनी मोटी चमड़ी को कुछ नहीं होने वाला डार्लिंग। ये बात सुनने के बाद वो सुंदर लड़की कहीं ना कहीं बैन के पैर में गिर चुकी है उनकी बातों की वजह से एंड वो बोलती है कि थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? बैन बोलता है कि वो मर्द ही क्या हुआ जिसने एक बार मदद कर दी और उसके बाद अपना नाम बता दिया। मेरे बड़े पुरुष हमेशा कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, और मैंने दरिया में डाल दी, तुम मेरा नाम जान के क्या ही करोगी? मिस जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी और मैं नहीं देख सकता कि मेरे सामने कोई सुंदर लड़की और बीमार पड़ जाए। ये बात सुनने के बाद वो सुंदर लड़की बोले ठीक है मैं समझ गई, और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं कोई मिस नहीं हूँ और ना ही कोई सुंदर लड़की, मेरा नाम नील है और याद रखना तुम जब चाहो मुझे मिल सकते हो। और हम लोग देखते हैं कि बैन नदी के पार आ जाता है एंड वो अपने कपड़े को पहनते हुए बोलता है कि लिन तुम्हारा काफ़ी अच्छा नाम है। एंड वो सोचता है कि यहाँ पे मुझे एक फ्रेगनेंस आई है और वो उस चीज़ को ढूंढने लग जाता है एंड वो बोलता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। असल में ये एक स्पिरिचुअल हब होती है जिसका नाम ग्लोरियस 7 ग्रास होता है। एंड वो बताता है कि ये स्पिरिचुअल ग्रास को अगर मैं ऑब्जर्व कर लेता हूँ तो सच में मेरी कल्टीवेशन बढ़ सकती है और इसको अच्छे से रिफाइन होने के बाद मैं 7 पिल भी बना सकता हूँ। बट दिक्कत की बात यह है कि इसे उगने में अभी बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 2 महीने। अब ये 7 दिन की है, तब तक के लिए मुझे अपनी कल्टीवेशन को और बढ़ाना पड़ेगा ताकि मैं अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर पाऊँ। बट हम लोग देखते हैं कि थोड़ा बहुत वो कल्टीवेट कर लेता है उस ग्रास से, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व करते हुए। एंड वो बताता है कि मेरे पास एक अच्छा टैलेंट है कि मैं की को ऑब्जर्व कर सकता हूँ किसी भी चीज़ों से। सच में ये तो बहुत ज़्यादा काम आ रहा है, और उसको ऑब्जर्व करने लग जाता है वहीं पर बैठकर बैन। एंड वो कल्टीवेट करता है। तभी वो अपनी आंखें खोलता है और अपनी बॉडी को मूव करते हुए बोलता है कि हाँ मेरी बॉडी अब थोड़ी लाइट हो चुकी है। सच में ये बॉडी पहले यूजलेस थी बट एक आम इंसान की तरह तो मेरी बॉडी काम करने लग गई है। अब मुझे जब तक ये ग्रास बड़ी हो रही है
मेरे पास सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। इन 2 महीनों के अंदर मुझे अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना पड़ेगा और मुझे फर्स्ट लेवल पे पहुंचना पड़ेगा कल्टीवेशन के, तभी मैं इसे अच्छे से उपयोग कर पाऊंगा। और जितनी भी मेरी मेडिसिन्स हैं वो ख़राब हो चुकी है, मुझे पता लगाना पड़ेगा कि किसने मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब मेडिसिन्स करी हैं। साथ में उन लोगों से भी बदला तो लेना है जिन्होंने मुझे बुली करा है। अब मुझे कोई भी बुली नहीं कर पाएगा, और जिन्होंने भी मेरे साथ बुरा काम करा है अब उन्हें पे करना पड़ेगा जो भी उन्होंने मेरे साथ करा है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बैन अपने घर की तरफ पहुंच जाता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि मुझे गार्ड के पास अपना नाम लिखवाना चाहिए ताकि मैं अंदर इंटर कर सकूं। बट अभी के टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूं। अगर मैं गार्ड की तरफ से गया तो वो मुझे पकड़वा देगा, तो क्यों ना मैं ट्राई करूं कि मैं इस वॉल से कूद के चला जाऊं। पहले भी मैंने ट्राई करा था बट ये पहले वाली बॉडी इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी कि मेरी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी। बट अभी के टाइम पर मैं कोई गार्बेज नहीं हूँ, यानी कि मैं कचरा नहीं हूँ। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ। और वो छलांग मारता हुआ उसके ऊपर से कूद जाता है और बैन की ये कलाबाजी देख के तो मैं भी इम्प्रेस हुआ। ज़मीन पे उतरने के बाद बैन हंसता है एंड वो बोलता है कि मैं तो कमाल का हूँ, और वो अपने रूम की तरफ जाता है एंड वो बोलता है कि ये है मेरा रूम 305। आखिर ये लॉक क्यों है? एंड वो डोर को बजाते हुए बोलता है कि जल्दी से गेट को खोलो। तभी उसका एक दोस्त बोलता है कि मुझे इस गेट को खोल देना चाहिए। तभी वो बुली वाले बंदे बोलते हैं कि रुक जाओ वहीं पर, किसने कहा कि तुम उसे खोल सकते हो? मैंने बोला ना कि उस गेट को मत खोलना। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम उस डोर को खोलोगे तो मैं तुम्हारी पिटाई उस बैन की तरह ही करूँगा, देख लेना तुम्हारी हालत क्या होगी। तभी उसका साथी बोलता है कि हमें उस बैन को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, वैसे भी वो सेल्फ स्टडी करके आया है जो खासकर टीचर ने उसे ली है, वो बहुत ज़्यादा थक भी गया होगा। क्यों ना हम कल के दिन उसे थोड़ा बहुत तंग करे, आज के दिन हम छोड़ देते हैं। तभी उसका दूसरा बुली दोस्त बोलता है कि नहीं, हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। उसने इस कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की तानिया के ऊपर प्रपोज मारने की कोशिश करी है। उस सुअर को अपनी एक बार शक्ल देखनी चाहिए कि वो मिरर में कैसा दिखता है। क्यों ना हम उसे आज और पीटे ताकि उसे पता चले कि वो कहाँ बिलोंग करता है। ये बात सुनने के बाद वो बुली अपने मन में बोलता है कि सच में ये बहुत अच्छा आइडिया है, आज के दिन मैं उसे और ज़्यादा पिटाई करूँगा। दूसरी तरफ हम लोग बैन को देखते हैं जो गेट के उस पर खड़ा होता है। वो बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है कि अब तक गेट क्यों नहीं खोल रहे, और आसपास के रूम के जितने बंदे होते हैं वो सारे गुस्से में हो जाते हैं। एंड वो बोलता है कि आधी रात को कौन ये शोर मचा रहा है, मुझे पढ़ाई करनी है, आखिर कौन है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मेरी स्लीप बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तभी हम लोग देखते हैं कि बैन गेट बजाना छोड़ देता है। बुली वाला बंदा बोलता है कि उसने गेट को बजाना छोड़ दिया, सच में उसने तो हार मान ली है। तभी हम लोग गेट को देखते हैं, अचानक वो गेट टूट जाता है और बैन की एंट्री हो जाती है। एंड बैन गुस्से के साथ बोलता है कि किसने गेट को लॉक करा है, कौन है वो? तभी ये देखने के बाद वो तीनों बुली हैरान होते हैं। तभी उसका दोस्त उसके कंधे पे हाथ रखता है एंड वो बोलता है कि बैन आखिर तुम इतने लेट क्यों आए हो, क्या तुम ठीक हो? तभी बैन बोलता है कि मैं नदी में नहाने के लिए गया था इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया था। तभी बुली वाला बंदा आता है एंड वो बोलता है कि तुम नदी में बात कर रहे थे, क्या तुम अपने आप को मारना चाहते हो क्योंकि तानिया तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है? तभी ये बात सुनने के बाद बैन और ज़्यादा गुस्से में हो जाता है एंड वो बोलता है कि मेरे साथ बकवास बात मत करो, बस ये बताओ कि गेट किसने बंद करा है? बुली वाला बंदा बोलता है कि मैंने बंद करा है। क्या उखाड़ लेगा भाई, मेरा बाल बना लेगा? तभी हम लोग देखते हैं कि जो बैन होता है वो उसे गले के साथ पकड़ लेता है एंड वो और उसे धरती में मारता है। एंड वो हंसते हुए बोलता है कि कमीने मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। ये देखने के बाद जितने भी बुली वाले बंदे होते हैं वो हैरान होते हैं। और हम लोग देखते हैं कि बैन उसके छाती पे एक लात मारता है एंड वो बोलता है कि अगर तूने अगली बार ऐसा करा तो मैं तेरी इससे भी बुरी हालत करूंगा। तभी वो बुली वाला बंदा बोलता है कि तुम देख क्या रहे हो, मेरी मदद करो। और जो बाकी बुली वाले बंदे होते हैं उस पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। ये देखने के बाद बैन का दोस्त बोलता है कि बैन थोड़ा संभल के। तभी वो बुली वाला बंदा आता है एंड वो बोलता है कि मोटे तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ पंगा लेने की, आज तेरी देख क्या हालत करता हूँ, सुअर के बच्चे रुक तू। तभी हम लोग देखते हैं कि वो मुक्का बैन को लगता है बट बैन को तो कुछ होता नहीं है और बुली वाले का हाथ दुखने लग जाता है एंड वो बोलता है कि मेरा हाथ कैसे दुख रहा है? बैन बोलता है कि क्या तू मुझे मसाज देने की कोशिश कर रहा है, बट तू मेरी मसाज देने के लिए लायक भी नहीं है, आज मैं तेरी बहुत बुरी हालत करने वाला हूँ, आज तो तू भगवान भी तुझे नहीं बचा सकता। ये देखने के बाद वो बुली वाला भी डर जाता है एंड वो बोलता है कि ये मोटा कब से इतना ताकतवर हो गया, अब मैं क्या करूँ? तभी बैन उसे एक मुक्का मारता है और उसका दांत टूट जाता है और इस तरीके से वो एक बंदे को नॉकआउट कर देता है। तभी हम लोग देखते हैं कि शोर शराबे की वजह से सभी जितने भी बॉयज होते हैं बाकी रूम्स के वो आने लग जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि गॉड डैम इट, कल मेरा एग्जाम है और यहाँ पर लोग मुझे सोने नहीं दे रहे हैं। सच में इतना शोर शराबा कौन कर रहा है, कौन है जो मेरे हाथों से मरना चाहता है? ये 305 से आवाज़ें आ रही हैं, लगता है आज वो फिर से उस बैन को बुली कर रहे हैं। अरे बैन को बुली करना तो कल सुबह करना, आज मुझे सोने दो।
तभी वो ये देखकर हैरान होते हैं कि जो हमेशा बुली करता था बैन को, वो बैन के पैरों के नीचे है। एंड वो बुली बोलता है कि अरे भाई तू यहाँ पर आ गया, प्लीज़ मेरी मदद कर, किसका देख के इंतजार कर रहा है, जल्दी से आ, मुझे बचा, देख ले अगर आज हमने बैन को नहीं पीटा तो फ्यूचर के अंदर ही हमें भी और ज़्यादा बुली करेगा। तभी बैन बोलता है कि तुमने 2 साल से मेरे जीना हराम कर रखा है, तुमने मेरी ज़िंदगी को हेल बना दिया, अब मैंने बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर लिया है, अब मैं ये नहीं सहूँगा। और जिसके अंदर इतना दम है ना कि वो मुझसे पंगा ले सकता है वो सामने आ जाओ। और तुम क्या, तुम इसकी मदद करने के लिए आए हो? अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम इनकी मदद कर सकते हो तो आ जाओ। तभी वो बंदा हंसने लग जाता है एंड वो बोलता है कि अरे ब्रदर बैन, आप गलत समझ रहे हो, मैं तो सिर्फ यहाँ पर इसलिए कहने के लिए आया था कि आप बहुत ज़्यादा थक गए होगे, नहाओ धो खाओ पियो मौज लो, हम तो बस ये देखने के लिए आए थे कि सब कुछ ठीक है नहीं, हम तो जा रहे हैं सोने के लिए, वैसे भी कल मेरा एग्ज़ाम है, अच्छा होगा कि मैं सोने से अच्छा मैं पढ़ ही लेता हूँ, थोड़ा बहुत मेरे कुछ काम आ जाएगा और मैं तो थोड़े बहुत बर्ड्स भी लगा लूँगा, आप जो करना वो करो। और वो सभी लोग डर के वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखने के बाद बैन बोलता है कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर बिल्लियाँ थी जो मुझसे पंगा लेने के लिए आई थी। फिर बैन गुस्से के साथ बोलता है कि चलो तुम्हारे साथ भी अपना हिसाब क्लियर कर ही लेता हूँ। तभी वो बुली वाला बंदा बोलता है कि ब्रदर मुझसे गलती होगी, जो भी मैंने पास्ट में करा है मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो। बैन हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतनी आसानी से अपनी गलतियों की माफ़ी मांग सकते हो? तभी वो बुली वाला बंदा बोलता है कि हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती करी है मेरे मालिक, बट मैं जानता हूँ कि आप एक अच्छे इंसान हो और हमेशा अच्छे इंसानों का एक बड़ा दिल होता है, तो शायद आप मुझे माफ़ तो कर ही सकते हो। तभी बैन बोलता है कि सच में तुम तो मेरा जूता चाटने में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बट पास्ट के अंदर जो भी तुमने करा है मैं उसे इतनी आसानी से तो नहीं भूल सकता, इससे आज से तुम मेरे नौकर हो और जो मैं तुम्हें कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी पिटाई करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा, इसलिए अब जब तक तुम इस छत के नीचे हो तुम मेरे गुलाम हो, याद रखना इस बात को। तभी वो आदमी बोलता है कि हाँ मैं समझ गया, मैं आपसे पंगा नहीं लूँगा। बैन बोलता है कि बाकी सभी को भी समझ में आ गया ना? तभी वो डरते हुए बोलते हैं कि हाँ भाई हम समझ गए, आप हम यहाँ के मालिक हो और हम आपके नौकर, समझ गए। तभी बैन बोलता है कि अभी मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ, तब तक के लिए ये गेट ठीक हो जाना चाहिए जो मैंने तोड़ा है, समझ में आई? तभी वो डरते हुए बोलते हैं कि हाँ ब्रदर बैन ऐसा हो जाएगा। एंड वो बोलता है कि हाँ मुझे चैन से सोना है तो शोर शराबा बिल्कुल भी मत करना। ये देखने के बाद वे बुली लोग डर जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि ब्रदर आप चिंता मत करो, हम गारंटी लेते हैं कि आप आसानी से सो पाओगे। तभी हम लोग देखते हैं कि बैन अपना नहाने का पानी इकट्ठा कर लेता है एंड वो बोलता है कि अब ये लोग मुझसे कभी पंगा नहीं लेंगे। अब दूसरा टास्क है कि मुझे अपनी इस बॉडी को ठीक करना पड़ेगा, मैं इतना मोटा अच्छा नहीं लगता। फिर हम लोग देखते हैं कि वो बुली लोग अपने आप को संभालते हैं एंड वो बोलते हैं लीडर क्या आप ठीक हो? और जो बैन का दोस्त होता है वो बोलता है कि हम सभी लोग क्लासमेट हैं, हमें साथ में रहना चाहिए सुख शांति के साथ और लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तभी वो बुली वाला बंदा बोलता है कि आज तो बैन बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था और अब मुझे डर लग रहा है कि आगे हम उसे बुली नहीं कर पाएंगे, अच्छा होगा कि हम उसकी सारी बात माने। तभी वो लीडर बोलता है कि तुम चिंता मत करो, जब मुझे मौका मिलेगा ना मैं डेफिनेटली अपना रिवेंज लूँगा और इस कमीने को बहुत ज़्यादा पीटने वाला हूँ। फिर हम लोग देखते हैं क्लास का रूम। तभी वो बंदा बोलता है कल रात का तुमने रूमर सुना? तभी वो दूसरा बंदा बोलता है कि मैंने तो नहीं सुना, तू बता दे। तभी वो बताता है कि बैन कल पूरे बॉयज़ रूम में लड़ाई कर रहा था और उसने सारे बुली को पीट दिया और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि कल रात को वो तान्या के साथ स्वागत मनाने के लिए गया था, पर तान्या ने मना कर दिया और तान्या ने उसे जेल में डलवा दिया, जिसके बाद अब उसकी ज़िंदगी तो पूरी ख़राब हो चुकी है, इसलिए उसके अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत आ गई है कि वो उन लोगों को पीटने लग गया है जो उसे बुली करते थे। दूसरा बंदा बोलता है क्या ये बात सच भी है? तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर तान्या आ जाती है एंड वो बोलती है कि आखिर कौन है जो मेरे रूमर्स फैला रहा है? तभी वे आदमी लोग डरते हुए बोलते हैं कि अरे गोडेस आप यहाँ पर, अरे ये सारी बातें झूठी होंगी, हमें आप पर पूरा भरोसा है, आप चिंता मत करो। तभी तान्या उनसे मुंह फेरते हुए अपना बैग को रखती है। उसकी दोस्त बोलती है कि क्या तुमने सच में बैन के साथ सेक्स करने की कोशिश करी है कल रात को? तान्या बोलती है कि नहीं, क्या तुम्हें मुझे विश्वास नहीं है? ये सारे रूमर्स गलत है, कल रात को मैं अपने घर पे थी, पढ़ाई कर रही थी। तभी उसकी दोस्त बोलती है कि बट पूरा स्कूल इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आखिर ये लोग इतनी गलत अफवाह कैसे फैला सकते हैं। तभी ये बात सुनने के बाद तान्या गुस्से में हो जाती है एंड वो बोलती है कि कहाँ पर है वो मोटा सुअर, मैं उसे जान से मार दूंगी। तभी पीछे से वो आदमी हंस रहा होता है जिसने वो रूमर फैलाया था एंड वो बोलता है कि बैन तुम तो बहुत ज़्यादा स्टूपिड हो, तुमने गलती कर दी मुझसे लड़ाई करके, तुम चिंता मत करो, जल्द ही तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी इस पूरे कॉलेज के अंदर। तान्या वहाँ से उठती हुई बैन की तरफ जाने लग जाती है एंड वो बोलते कि वो मोटा सुअर कहाँ पर है,
मैं उसकी क्लास में जा रही हूँ, आखिर वो क्लास के अंदर क्यों नहीं है, वो आखिर कहाँ पर है। तभी उसकी दोस्त बोलती है कि तानिया आखिर तुम कहाँ पर जा रही हो, रुक जाओ। तभी तानिया रुक जाती है एंड तानिया अपने मन में सोचती है कि अगर आज के दिन मैं यानी कि तानिया इस क्लास की यानी कि इस पूरे कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की अगर आज बैन को ढूंढेगी तो शायद मैं इस रूमर को ट्रू कर रही हूँ और शायद आगे जाकर मुझे ये समझाने में दिक्कत होगी कि ये सारे जो रूमर्स है वे झूठ हैं। तभी उसकी दोस्त बोलती है कि तानिया तुम क्यों रुक गई, क्या तुम अब बैन को नहीं ढूंढने वाली हो। तानिया बोलती है कि नहीं, मुझे उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वैसे भी सभी लोगों को खुद पता चल जाएगा कि ये सारी बातें झूठी हैं और वो इन पे विश्वास करना बंद कर देगी। तानिया की दोस्त बोलती है कि हाँ ये बात तो तुम सही कह रहे हो, आखिर बैन जैसे लड़के के साथ तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि ये सब कुछ बैन ही कर रहा होगा ताकि वो तुम्हारे अटेंशन को ले पाए। तभी तानिया गुस्से के साथ बोलती है कि तुम्हें क्या सच में लगता है बैन मेरे लायक है, बैन सुअर है और मैं कितनी सुंदर लड़की हूँ यार। तानिया बोलती है कि सारी ग्रोसिप्स है, तुम इन सब चीज़ों को बोलो। और हम लोग देखते हैं कि ये सब कुछ देखने के बाद वो बुली वाला बंदा बोलता है कि बैन लगता है तुम्हारा टाइम हो रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि एक ग्राउंड में कोई बंदा चल रहा होता है, सभी लोग उसे देखने के बाद बोलते हैं कि आखिर ये मोटा आज ये क्या करने की सोच रहा है, जो अपने कंधों के ऊपर गेहूं की बोरी लेके घूम रहा है, आखिर ये क्या करना चाहता है, क्या सच में ये कोई भैसा वैसा है क्या। और सभी लोग बैन को देख रहे होते हैं जो असल में गेहूं की एक बोरी लेकर मैदान में दौड़ रहा होता है। सभी लोग बोलते हैं कि ये मोटा तो पागल हो गया। बैन अपने मन में बोलता है कि ये बॉडी तो बहुत ज़्यादा वीक है, सिर्फ छोटी मोटी धूप की वजह से ही मेरी इतनी बुरी हालत हो चुकी है, आखिर मैं इस बॉडी के अंदर कैसे कल्टिवेट कर पाऊंगा। वहाँ की जो मैराथन वाली लड़कियाँ होती है वो बोलती हैं कि आखिर ये क्या करना चाहता है, क्या ये अपना वजन घटा रहा है, बट ये तो बहुत ज़्यादा स्लो है, आखिर कैसे वजन हटाएगा। तभी ये सब कुछ ऊपर से ग्वेन भी देख रही होती है जो कि बैन की बहन होती है एंड वो बोलती है कि ब्रदर तुम फाइनली मुझे दिख ही गए। तभी वहाँ पर दो बंदे आते हैं, एक होता है रिची रिच जो कि बहुत ज़्यादा अमीर होता है और उसकी गर्लफ्रेंड। रिची रिच की जो गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि मोटा पागल हो चुका है, सच में ये अपने आप की बेइज्जती करवा रहा है। फिर वो बोलती है कि ग्वेन तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। तभी ग्वेन बोलती है कि अपनी बकवास बंद करो, ये कोई सुअर वुअर नहीं, ये मेरा भाई है। तभी रिची रिच की जो गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि ये मोटा तुम्हारा भाई है, क्या सच में, मैं तो कभी सुना नहीं था। रिची रिच क्या तुम इसके बारे में जानते थे। और हम लोग देखते हैं कि रिची रिच कहीं ना कहीं ग्वेन को पसंद करता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि ग्वेन तो बहुत ज़्यादा सुंदर है और ये गुस्से में तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रही है। तभी ग्वेन गुस्से के साथ बोलती है कि बैन मेरा भाई है, अगली बार तुमने उसके बारे में कुछ भी कहा तो मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। तभी रिची रिच की जो गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि मैंने क्या गलत कहा है, वो पढ़ाई में सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, वो हमेशा लास्ट आता है, उस जैसा बंदा तो यूज़लेस है, आखिर तुम उसके बारे में इतनी चिंता क्यों कर रहे हो। तभी हम लोग देखते हैं कि रिची रिच अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ता है एंड वो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही बोल रही हो, तुम्हें इतना ज़्यादा बुरा नहीं कहना चाहिए किसी बंदे के बारे में। एंड वो ग्वेन से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि प्लीज़ गुस्सा मत होना, ये सारी मेरी गर्लफ्रेंड की गलती है, मैं अगली बार से इसे तमीज़ सिखाऊंगा। तभी ये बात सुनने के बाद रिची रिची जो गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि आखिर तुम किसके बॉयफ्रेंड हो और कौन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जो तुम यहाँ पर ग्वेन की साथ दे रहे हो। रिच रिच अपने मन में बोलता है कि लड़की तो बहुत ज़्यादा ही अनोई है, एक बार ग्वेन मेरे प्यार में गिर गई, मैं इस लड़की के साथ ब्रेकअप जरूर कर लूँगा। तभी हम लोग देखते हैं कि आसपास के लोग बोलते हैं कि देखो इस कॉलेज का सबसे बड़ा सट्टेबाज सट्टा लगा रहा है, चलो उस सट्टे को देख के आते हैं कि आखिर कितने की बैट लगने वाली है। और अब की बार तो वो इस बात पे सट्टा लगा रहा है ये मोटा सुअर कितने राउंड निकाल सकता है। तभी रिच रिच बोलता है कि चलो इन सारी बातों को छोड़ो, हम भी देखते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है। तभी रिची रिची जो गर्लफ्रेंड होती है वो स्माइल करती है एंड वो बोलती है कि ग्वेन क्यों ना हम एक शर्त लगाते हैं, तुम कह रही हो कि तुम्हारा ब्रदर यूजलेस नहीं है और मैं कहती हूँ कि तुम्हारा ब्रदर यूजलेस है, कॉलेज भी जानता है इस बारे में, क्यों ना हम एक बैट लगाएं। ग्वेन ये बात सुनने के बाद बोलती है कि कौन डरता तुमसे, चलो ठीक है बैट लगाते हैं। बैन को ऐसे दौड़ते हुए देखकर ग्वेन अपने मन में बोलती है कि ये बैन इतना बदला हुआ क्यों लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं एक डिफरेंट पर्सन को देख रही हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि तानिया की जो दोस्त होती है वो तानिया का हाथ पकड़ती है एंड वो बोलती है कि मैंने सुना है कि हमारे कॉलेज का सबसे बड़ा सट्टेबाज दोबारा सट्टा लगा रहा है, क्यों ना हम भी वहाँ पर जाए, हमारे प्रॉफिट हो सकता है। और तानिया भी यहाँ पर खुश हो जाती है एंड वो भागते हुए जाती है एंड वो बोलते हैं कि मुझे भी देखना है सट्टा कैसे लगेगा, मुझे भी अपने पैसे लगाने हैं वहाँ पे। और हम लोग देखते हैं कि उस क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है और उस सट्टेबाज को दिखाया जाता है जो ये सट्टा लगा रहा है एंड वो बोलता है कि ये तो मेरा ओनर है, इस कॉलेज की 3 सुंदर लड़कियाँ यहाँ पर मेरा सट्टा देखने के लिए आए हैं और यही होता है वो सट्टेबाज। और तानिया उसे देख रही होती है और वहाँ पर रिची रिच की गर्लफ्रेंड रिची रिच और ग्वेन भी होती है। रिची रिच की जो गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि मैं शर्त लगाती हूँ $2000 की कि जो ये लूज़र है
ये मोटा सुअर वो एक लैप भी नहीं मार पाएगा। सट्टेबाज बोलता है ठीक है, बाकी जितने भी लोग हैं वो भी सट्टा लगा सकते हैं। तभी रिच रिच बोलता है कि मैं 5000 युआन की शर्त लगाता हूँ, ये 4 राउंड से ज़्यादा नहीं मार पाएगा। तानिया होती है, वो बोलते हैं कि मैं बैट लगाना चाहूंगी 1000 की कि ये 5 राउंड और 10 राउंड के बीच में ही मारेगा। ये देखने के बाद सभी लोग बोलते हैं कि जो हमारी कॉलेज की कोडेस है उसने भी 5 से लेकर 10 के बीच में ही शर्त लगाई है। आखिर वो इतना तो कॉन्फिडेंट क्यों है बैन के अंदर। और जो हमारे यंग मास्टर हैं यानी कि रिच रिच है, वो भी 4 राउंड तक की शर्त लगा रहे हैं। आखिर ये क्या हो रहा है, वो सभी लोग बैन के ऊपर इतने ज़्यादा शर्त क्यों लगा रहे हैं। तभी तानिया की दोस्त होती है, वो बोलती है कि तानिया तुमने इतना ज़्यादा बैट क्यों करा। मैं तुम्हें बता दूं वो सैंडबैग 50 kg का है, नॉर्मल पर्सन उसे लेके भाग नहीं सकता है। तानिया बोलती है कि मैं सब कुछ जानती हूँ, मैंने सब कुछ कैलकुलेट करके ही शर्त लगाई है। रिच रिच अपने मन में बोलता है कि मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं ग्वेन को दिखा सकूँ कि मैं उसके साइड हूँ, ताकि वो मेरे प्यार में गिर सके। तभी रिच रिच की जो गर्लफ्रेंड होती है वो ग्वेन को देखती है एंड वो ग्वेन के पास जाकर बोलती है कि क्या हुआ, तुम शर्त नहीं लगा रहे क्या तुम्हारी एक्सपेक्टेशन इससे भी हाई है अपने यूजलेस ब्रदर के ऊपर। तभी ग्वेन आती है एंड वो बोलते हैं कि मैं 5000 युआन की शर्त लगाती हूँ कि वो 10 से ज़्यादा लैप्स मारेगा। ये देखने के बाद सभी लोग हैरान होते हैं और जो तानिया होती है वो बोलती है कि ये लड़की पागल हो गई है जो इतना शर्त लगा रही है। रिच रिच की जो गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा रिडिकुलस बात कर रहे हो, तुम्हें अपना मुंह खोलने से पहले एक बार सोचना चाहिए था कि ये तुम क्या शर्त लगा रही हो। ये कोई फैंटेसी नोवेल नहीं चल रहा है कि तुम्हारा जो डम भाई है वो सब कुछ कर पाएगा। ग्वेन बोलती है कि तुम्हें क्या मतलब है, मैंने उन्हें पैसे लगाए ना और मैंने शर्त लगा दी है। तभी जो सट्टेबाज होता है वो बोलता है कि अब सट्टा लगाना बंद हो चुका है, अब मैं फील्ड पे जा रहा हूँ ताकि सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख पाऊँ, और चिंता मत करो जो भी रिजल्ट होगा वो जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बैन बहुत ज़्यादा थक चुका है एंड वो अपने मन में बोलता है कि मेरी बॉडी काम नहीं कर रही है, मेरा धड़कन और ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, ये तो कुछ भी नहीं है जो मैंने पास्ट लाइफ में करा था। मेरी कल्टिवेशन वर्ल्ड के अंदर मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा ही थी, बट अब की बार पता नहीं क्या हो रहा है, मैं इतनी छोटी सी बोरी लेके भी नहीं भाग पा रहा हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर वो सट्टेबाज भी आ जाता है। वो एक खिलाड़ी को देखते हुए बोलता है कि आखिर इसने कितने लैप मार दिए हैं। तभी वो बंदा बोलता है कि 2 लैप मार दिए हैं और ये स्पोर्ट्स कोच होता है। सट्टेबाज बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कितने राउंड मार पाएगा। स्पोर्ट्स पर्सन बोलता है कि वो अपनी लिमिट पे आ चुका है, वो आगे नहीं कर पाएगा। तभी हम लोग देखते हैं कि धूप में बैन अभी भी चल रहा होता है और वो अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है। ये देखने के बाद सभी लोग बोलते हैं कि वो तो और भी ज़्यादा फास्टर हो चुका है। सट्टेबाज बोलता है कि आखिर ये इतनी लंबी लंबी कदमें क्यों रख रहा है, क्या ये अब तक अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। तभी वो स्पोर्ट्स पर्सन बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपनी लिमिट पे आ चुका है, वो ज़्यादा देर तक ये नहीं कर पाएगा। तभी हम लोग देखते हैं कि बैन गिरने वाला होता है, तभी उसके मुंह से खून निकलता है। ये देखने के बाद वो स्पोर्ट्स पर्सन बोलता है कि ये क्या अपने आप को मारना चाहता है, हमें इसे रनिंग नहीं करनी देनी चाहिए। तभी सट्टेबाज बोलता है कि रुक जाओ, कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो बैन होता है उसके अंदर एक और आने लग जाता है और उसकी ताकत बढ़ जाती है और अचानक वो भागने लग जाता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि जब मेरा मुंह से थोड़ा बहुत खून निकला, जो मेरी स्पिरिचुअल पावर थी जो कि मैंने 7 ल्यूमिनर ग्रास से ली थी, वो मेरी मेडिटेंस में जाने लग गई। पहले वो ब्लॉक थी, अब मैं और ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। ये देखने के बाद सभी लोग बोलते तो इम्पॉसिबल है और कुछ लड़कियाँ तो बैन पे फिदा होने लग जाती है एंड वो बोलते तो हैंडसम है। एंड सट्टेबाज बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। ऊपर से ये सब कुछ रिच रिच भी देख रहा होता है एंड वो अपने साथी के पास मैसेज करते हुए बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि बैन 4 राउंड से ज़्यादा कर पाए। एंड वो अपने मन में बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ करके इसे रोकना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी लोग चीयर कर रहे होते हैं बैन को एंड वो बोलते हैं कि बैन ये तुम कर सकते हो, मोटे तुझे दम लगाना पड़ेगा, तुझे 5th लैप को पूरा करना पड़ेगा, मेरे सारे पैसे तेरे ऊपर लगे हुए हैं। ये बातें सुनने के बाद बैन अपने मन में बोलता है कि ये सिर्फ 5th राउंड है और इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं हार जाऊंगा, बट मैं अभी के टाइम पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक स्पिरिचुअल एनर्जी है। काश मैं एक अच्छी प्लेस पे होता जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती तो इन्हें दिखाता कि मैं कितनी कमाल की चीज़ हूँ, बट मेरी बॉडी को ऐसा लग रहा है कि मैं एक्सट्रीम ट्रेनिंग कर रहा हूँ और जल्दी ही मैं अपनी लिमिट पे पहुंचने वाला हूँ और जल्दी ही मैं अपनी जो स्पिरिचुअल पावर है उसे भी ख़त्म कर दूंगा जो लूनर ग्लास से मुझे मिली हुई है और मैं एक न्यू लेवल पे पहुंच जाऊंगा पावर के अंदर और उसके बाद मैं अच्छे से ऑब्जर्व कर पाऊंगा उस स्पिरिचुअल पावर को जो मुझे मिलने वाली है 7 लूनर ग्लास से जो कि रिवर के पास में है और उसको ऑब्जर्व करने के बाद मेरी पावर और भी बढ़ जाएगी। तभी हम लोग देखते हैं कि वो अपने कदमों को और तेज़ बढ़ाता है और तेज़ दौड़ने लग जाता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि मुझे इस बॉडी का फैट ख़त्म करना पड़ेगा ताकि मैं अपनी बॉडी को और ज़्यादा रिफाइन कर पाऊँ। ये देखने के बाद सभी लोग हैरान होते
जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि बैन तो और भी ज़्यादा फास्ट हो गया है, आखिर ये ज़्यादा फास्ट कैसे दौड़ पा रहा है, लगता है जितने पैसे मैंने लगाए थे वो सारे आज डूबने वाले हैं। स्पोर्ट्स पर्सन ये देखने के बाद बोलता है कि यून, बैन तो एक स्पोर्ट जीनियस है। सट्टेबाज अपने मन में बोलता है कि हाँ ये बात तो है। तभी हम लोग देखते हैं कि बैन का रास्ता रोकने के लिए वो बंदा पहुंच जाता है जो रिची रिच ने भेजा था एंड वो बोलता है कि हे मोटे, यहीं पे रुक जाओ, क्या तुम्हें अरेस्ट नहीं करना चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं कि ये देखने के बाद सट्टेबाज बोलते हैं रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, और वो बंदा अटैक करने के लिए बढ़ता सीधा बैन के ऊपर और हम लोग देखते हैं कि बैन उसे डोज कर लेता है। ये देखने के बाद वो आदमी भी हैरान होता है एंड वो बोलता है अचानक यहाँ पर क्या हुआ, ये तो इम्पॉसिबल, और ज़मीन पर गिर जाता है और बैन आगे की तरफ बढ़ जाता है। सभी लोग बोलते हैं कि बैन तो बहुत सुंदर भी है और इस कुत्ते के साथ तो सही हुआ। ये देखने के बाद वो सट्टेबाज भी हैरान होता है एंड वो बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तभी वो स्पोर्ट्स पर्सन बोलता है कि जरूर यहाँ पर ऐसा ही होगा, वो दौड़ते दौड़ते टाइम पर उसने अचानक उसे डोज करा होगा, ये तो इम्पॉसिबल जैसा ही है। सट्टेबाज बोलता है क्या सच में बैन ऐसा भी कर सकता है, सच में गिर तो कमाल का है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो बंदा जो पहले गिर चुका था, जो इनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, वो दोबारा बैन के पीछे लगता है। ये देखने के बाद वो स्पोर्ट्स पर्सन बोलता है कि हे तुम बीच में मत आओ, इसको दौड़ने दो। तभी वो बंदा अपने मन में बोलता है कि नहीं, मैं बैन को आगे नहीं जाने दे सकता, अगर वो आगे चला गया तो मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी, उसे तो मर जाना चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं कि वो सट्टेबाज उसे पकड़ने के लिए जाता है। तभी वो स्पोर्ट्स पर्सन उसे रोक लेता है एंड वो बोलता है कि प्लीज़ रुक जाओ, पहले मेरी बात तो सुन लो। सट्टेबाज बोलता है कि नहीं, तुम मुझे रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो, मैं उस बंदे को मार दूंगा जो मेरे रास्ते में आएगा, मेरे सट्टे के बीच में आएगा। तभी वो स्पोर्ट्स पर्सन बोलता है कि तुम उसका कुछ भी नहीं उगाड़ सकते, वो मेयर का बेटा है, क्या तुम सच में मेरे के बेटे से पंगा ले सकते हो। तभी वो सट्टेबाज बोलता है मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, जो भी मेरी बेट के अंदर चीटिंग करता है मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। तभी वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बैन संभल के। तभी बैन ये नोटिस कर लेता है कि उसके पीछे वो बंदा है और वो सट्टेबाज बोलता है कि बैन वो तुम्हारे जस्ट पीछे है। तभी बैन बोलता है कि इस लड़के को मुझे सबक सिखाना पड़ेगा और वो अपने हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करता है और वो एक टर्न करते हुए उसे बैग के साथ हमला करता है और उस बंदे को दूर भगा देता है और ऐसे करके उस बंदे को वो जमीन पे गिर देता है। और बैन बोलता है कि सेमलेस बास्टर्ड, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। सभी लोग बोलते हैं कि हाँ इस बंदे के साथ सही हुआ। और ये देखने के बाद वो सट्टेबाज और उस एथलीट दोनों हैरान होते हैं। सट्टेबाज बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने अभी क्या देखा है। तभी घंटी बजती है, सभी लोग ये देखने के लिए खड़े हो जाते हैं कि बैन कितना दौड़ सकता है एंड वो सभी लोग बोलते हैं कि वो कर सकता है, वो कर सकता है। और यहाँ पर अब बैन सबका हीरो बन चुका है एंड सभी लोग बोलते हैं कि वो अब तक दौड़ रहा है। सट्टेबाज बोलता है कि आखिर इसने कितने लैप मार लिए हैं। जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो बोलता है 11वां। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर ग्वैन भी आ जाती है एंड वो बोलती है ब्रदर मैं बैट को जीत गई। और हम लोग देखते हैं कि वो सीधा बैन की तरफ बढ़ रही होती है। ये देखने के बाद रिची रिच की जो गर्लफ्रेंड होती है वो भी गुस्से में हो जाती है एंड वो बोलते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। रिची रिच बोलता है कि इस बास्टर्ड ने सच में मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान करवाया है, मैं इस बंदे से लंच के बाद मिलना चाहूँगा। तभी तान्या की जो दोस्त होती है वो बोलती है कि 11 लैब्स क्या ये सच में इंसान भी है, आखिर क्या ये मरने के लिए दौड़ रहा था। तान्या अपने मन में बोलती है कि सच में इसने अपनी पोटेंशियल को बाहर निकाल लिया है, इसकी बॉडी लिमिट पे पहुंच चुकी है, सच में ये सक्सीड कर गया। और हम लोग देखते हैं कि सभी लोग बैन की तारीफ कर रहे होते हैं एंड वो बोलते हैं कि बैन तुम तो कमाल के हो, मैं तो तुम्हारा फ़ैन हो गया, आज से मैं तुम्हारा नंबर 1 फ़ैन हूँ, सच में तुम्हें देख कर तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी फील होती है। बैन अपने मन में बोलता है ये तो छोटी मोटी बात थी, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो रेस्टोरेंट लेके बैठ जाता है एंड वो बोलता है कि मुझे घर पे जाकर सबसे पहले नहाना पड़ेगा, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पसीना है। तभी वहाँ पर ग्वैन आ जाती है एंड वो बोलते हैं कि ब्रदर क्या तुम ठीक हो। ग्वैन को देखने के बाद बैन अपने मन में बोलता है कि ये ज़रूर मेरी बहन होगी। तभी ग्वैन नोटिस करती है कि बैन के ऊपर खून के धब्बे लगे हुए हैं एंड वो बोलते कि ब्रदर ये ब्लड कहाँ से आया तुम्हारी टी शर्ट के ऊपर, क्या तुम्हें कहीं चोट पे लगी हुई है। फिर हम लोग देखते हैं कि ग्वैन की बॉडी असल में स्पिरिचुअल बॉडी होती है जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है, जो कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में भी पानी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ये सब कुछ नोटिस बैन भी कर लेता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि इसकी कल्टीवेशन स्पीड 100 गुना या कहूँ तो 1000 गुना तेज है बाकी नॉर्मल कल्टीवेटर से। एंड वो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर लेने लग जाता है एंड वो बोलता है कि शायद गॉड भी मेरी हेल्प कर रहा है। तभी अपनी आंखें खोलता है एंड वो महसूस करता है कि वो स्पिरिचुअल एनर्जी के पूल के अंदर है एंड वो अपने मन में बोलता है कि सच में जो इसकी स्पिरिचुअल बॉडी है वो बेस्ट है। एंड वो ग्वैन के पास जा रहा होता है। ग्वैन बोलते कि ब्रदर, और हम लोग देखते हैं कि ग्वैन भी शर्मा रही होती है और बैन तो दूर हो जाता है। बैन अपने मन में बोलता है कि मैं ऐसी हरकतें नहीं कर सकता वरना सभी लोग मुझे ठरकी समझेंगे। एंड वो बोलता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी दिनों बाद देखा और तुम मेरे लिए सैड भी थे, इसलिए मैं ये सब कुछ करा। तभी ग्वैन बोलती है कि इसका मतलब आप मुझे कंफर्ट करना चाहते थे तो आप कर सकते हो। और हम लोग देखते हैं कि ग्वैन खुद जाकर बैन के साथ गले लग जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि ग्वैन बताती है हमें कि जो
बैन है वो उसका सगा भाई नहीं है, असल में उसकी मदर को वो टेंपल के गेट पे मिला था और मेरी मदर ने उसे उठा लिया था, जिसके बाद वो मेरा भाई जैसा ही था। वो मेरा बायोलॉजिकल ब्रदर तो नहीं था बट वो किसी से भी कम नहीं था। वो हमेशा मेरी रक्षा करता और जितने भी ब्लड रिलेटेड रिलेशनशिप होते हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। बट अचानक एक दिन सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो और उसका भाई सगे भाई बहन नहीं है, उसे तो वो सड़क से उठा के लाए थे। जिसके बाद जो बैन होता है वो दूरी बना लेता है ग्वेन के साथ और वो बहुत ज़्यादा शांत रहने लग गया। जिसके बाद वो ग्वेन को अवॉइड करता रहता था और ग्वेन बोलती है कि मैंने सोचा था कि मैं अपने भाई को हमेशा के लिए खो दूंगी, बट देखो मेरा भाई मेरे पास है, और वो उसे गले लगाकर रोने लग जाता है। बैन अपने मन में बोलता है कि फ्यूचर के अंदर कोई भी मुझे ना ही तुम्हें बुली कर पाएगा, एंड वो बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। एंड वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक अच्छी ट्रीट देता हूँ जहाँ पर तुम छक के मीट को खाना। ये बात सुनने के बाद ग्वेन भी खुश हो जाती है एंड वो बोलती है कि फाइनली अब हम पार्टी करेंगे। फिर हम लोग कैंटीन का सेकंड फ्लोर देखते हैं। वहाँ पर जाने के बाद ग्वेन बोलती है कि ब्रदर हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा महंगी प्लेस है। तभी बैन बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर आसानी से खा सकती हो, आज का मेन्यू ये है, देख लो, तुम्हें जो पसंद है तुम ले सकती हो। ग्वेन अपने मन में बोलती है मेरा ब्रदर बहुत ज़्यादा थक गया होगा क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा दौड़ मारी है, तो उसे खाना और खाना चाहिए, और वो एक लिस्ट बना देती है। तभी बैन भी मेन्यू को देखता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये तो दिन दहाड़े चोरी कर रहे हैं। एंड वो अपने मन में बोलता है कि मेरे पॉकेट के अंदर तो 20 युआन है, इतने पैसों के साथ तो मैं यहाँ पर पानी भी नहीं खरीद सकता। बैन अपने मन में बोलता है कि अब मेरे पास और भी कोई चॉइस नहीं बची है, मुझे लगता है मुझे अपनी बहन से थोड़े पैसे उधारी लेने पड़ेंगे, बट मैंने तो कहा था कि मैं अपनी बहन को पार्टी दूंगा, क्या ये अच्छा होगा। तभी बैन बेशर्म होते हुए अपनी बहन से बोलता है कि ग्वेन क्या तुम अपने साथ पैसे लेके आई हो, क्योंकि मैं शायद पैसे लाने भूल गया हूँ। ये बात सुनने के बाद ग्वेन अपने मन में बोलती है कि ब्रदर मुझसे पैसे मांगने की बात कर रहे हैं, बट मैं उन्हें नहीं बता सकती कि मैंने सारे पैसे सट्टे पे लगा दिए हैं, वो ज़रूर मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे। तभी वो बोलते कि नहीं, आज मैं अपने पैसे तो नहीं लाई हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे तो होते हैं, बट मैंने अपने एक रूममेट को पैसे उधारी दे दिए हैं, मुझे तो लगा था कि आप मुझे खाना बाय करेंगे और मैं खुश भी थी। तभी ये बात सुनने के बाद बैन को भी झटका लगता है एंड वो अपने मन में बोलता है ये क्या कह रही है, लगता है सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मुझे यहाँ पर बर्तन धोने पड़ेंगे और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, आखिर मैं इस वर्ल्ड के अंदर कैसे पैसे कमाऊँ। तभी वहाँ पर सट्टेबाज भी आ जाता है एंड वो बोलता है कि फाइनली मैंने तुम दोनों को ढूंढ ही लिया। उसे देखने के बाद ग्वेन हैरान होती है एंड वो अपने मन में बोलते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, एंड वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अभी के टाइम पर मैं अपने भाई के साथ खाना खा रही हूँ, तो यहाँ से चले जाओ। तभी सट्टेबाज वहाँ पर आकर बोलता है कि नहीं, मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत खा पी लेता हूँ तुम्हारे साथ ही, क्या इसमें कोई दिक्कत है। ग्वेन बोलती है कि मैंने कहा ना अभी मैं अपने भाई के साथ खा रही हूँ। तभी बैन गुस्से में आता है एंड वो बोलता है कि मेरी बहन पर मना कर दिया ना कि तुम वेलकम नहीं हो, तो तुम यहाँ पर क्यों गड़बड़ कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हारे साथ इम्पोलाइट हो रहा हूँ। ये आवाज़ सुनने के बाद सट्टेबाज अपने मन में बोलते हैं कि इसकी ऑडिसिटी एकदम चेंज होगी, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। एंड वो बोलते हैं कि फ़ाइन ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं खाऊँगा, बट मैं तुम पे यहाँ पर तुम्हारे पैसे देने के लिए आया था। तभी ग्वेन बोलती है कि सट्टेबाज तुम यहाँ से चले जाओ जल्द से जल्द। तभी सट्टेबाज बोलता है कि तुम्हारी जो विनिंग अमाउंट थी वो 10,000 थी। ये बात सुनने के बाद बैन उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखने के बाद सट्टेबाज अपने मन में बोलता है कि क्या ये मुझसे फ़ाइट करना चाहता है। तभी बैन उसे अपने पास बिठाकर बोलता है कि अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गए, आखिर तुम किस पैसों के बारे में बात कर रहे थे। तभी सट्टेबाज बताता है कि असल में तुम्हारी बहन ने बैट लगाई थी कि तुम कितने राउंड दौड़ सकते हो, और वो बैट जीत गई और उसे 20 टाइम मिला है जो भी उसने पे करा है। उसने शर्त लगाई थी कि तुम 10 रन दौड़ सकते हो, इसलिए तुम्हें इतनी ज़्यादा अमाउंट मिली है। ये बात सुनने के बाद वैन बोलते कि सॉरी भाई, मुझे माफ़ कर दो। तभी बैन बोलता है कि तुमने सिर्फ 500 बैट करी है, क्या तुम अपने भाई पे भरोसा नहीं था कि वो दौड़ सकता है। ये सुनने के बाद वैन भी हैरान होती है। बैन बोलता है कि अगली बार जब भी तुम मेरे पे बैट लगाओ तो अपने सारे पैसे उस पर लगा देना, देख लेना हम इस सट्टेबाज को गरीब बना देंगे। ये बात सुनने के बाद ग्वेन हंसने लग जाती है। सट्टेबाज अपने मन में बोलता है कि मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये भूल रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा सट्टेबाज हूँ। एंड वो अपने मन में बोलता है कि सच में ये तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि मैं एक नॉर्मल सा गली में खेलने वाला सट्टेबाज हूँ, मेरी तो कोई इज्जत नहीं है, और वो रो रहा होता है। तभी हम लोग तान्या के भाई को देखते हैं।
तानिया उसके पास फ़ोन मिला के वो बोलती है कि भाई आपका रिकॉर्ड किसी ने स्कूल में तोड़ दिया है। तभी तानिया का भाई बोलता है किसने? वैसे मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए थे, कौन से वाला रिकॉर्ड तोड़ा है? तभी तानिया बताती है कि वो रिकॉर्ड जिसमें आप लॉन्ग डिस्टेंस दौड़ रहे थे एक स्कूल का, और वो उस मोटे से इंसान ने वो तोड़ दिया है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तभी तानिया का भाई बोलता है कि जब इंसान अपनी फिजिकल लिमिट्स को तोड़ देता है तो वो कुछ भी कर सकता है। तानिया बोलती है कि हाँ मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। तभी तानिया का भाई बोलता है अब से तुम्हें उस बंदे के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ बढ़ने वाली है, तो उस पर नज़र रखना। तानिया बोलते है कि ठीक है मैं उस पर ध्यान रखूँगी। तभी हम लोग देखते हैं कि तानिया की फ्रेंड वहाँ पर आ जाती है एंड वो बोलती है कि तानिया तुम किससे बात कर रही थी? खैर छोड़ो, चलो हम खाना खाने के लिए कहीं पर चलते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तानिया बोले ठीक है हम खाना खाने के लिए चलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो सट्टेबाज होता है वो सारी पेमेंट कर देता है। तभी वहाँ पर तानिया और उसकी फ्रेंड भी आ जाती है। तानिया की फ्रेंड अपने मन में बोलती है आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, बैन सेकंड फ्लोर पे क्या कर रहा है, तो अमीरों की जगह है ना। तभी हम लोग देखते हैं कि बैन को देखने के बाद तानिया सीधा बैन के पास जा रही होती है। तानिया की फ्रेंड बोलती है कि तानिया मेरे लिए तो रुको, और हम लोग देखते हैं कि बैन भी नोटिस करता है तानिया को। तभी उनको ऐसे देखकर तानिया की फ्रेंड चलाते हुए बोलती है कि अब क्या होने वाला है, क्या यहाँ पर लड़ाई होगी। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वे सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं एंड वहाँ पर एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि बैन अपना कुछ खाना ग्वेन को देता है एंड वो बोलता है कि तुम थोड़ा और खाओ, तुम्हें और खाना चाहिए बैन। और उनको देखकर ऐसे सभी लोग हैरान होते हैं। सट्टेबाज अपने मन में बोलता है कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है एंड वो बोलता है कि स्कूल ब्यूटी आखिर आप यहाँ पर क्या करने के लिए आई हैं? तभी तानिया बोलती है कि ये लो वो पैसे जो मैंने शर्त में लगाए थे। तभी सट्टेबाज बोलता है कि आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए तो मैं तो डर गया था, मुझे क्या पता पैसे देने के लिए आए हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि उस पैसे को बैन रख लेता है एंड वो बोलता है कि इन पैसों को तो मैं ही रख लूँगा। ये देखने के बाद सट्टेबाज बोलता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तभी बैन बोलता है कि तुमने मेरी बहन का पोर्शन तो दे दिया जो वो जीती है, बट तुमने मेरा पोर्शन नहीं दिया। ये बात सुनने के बाद सट्टेबाज बोलता है कि कैसा पोर्शन? तभी बैन बोलता है कि नेचुरली तुम मेरे पे लगा रहे थे कि मैं कितने राउंड निकालने वाला हूँ, तो ये सारी मेहनत मेरी है और तुमने मुझे कुछ भी पे नहीं करा है। मैं मानता हूँ कि 11 लैप्स को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, जब तुम इतने लैप्स मार लोगे तो पैसे अपने वापस ले जाना। सट्टेबाज अपने मन में बोलता है कि ये आदमी तो बहुत ज़्यादा समझदार है, अब मैं क्या करूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है कि अभी के टाइम पर मुझे इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। तभी तानिया की फ्रेंड बोलती है कि तानिया तुम इतनी देर से यहाँ पर बैठी हो फिर भी बैन ने तुम्हारे पास एक बार भी नहीं देखा, आखिर ये क्या बात है? तभी ये बात सुनने के बाद तानिया गुस्से में आ जाती है एंड वो बोलती है कि बैन तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, क्या तुम ऐसा दिखा रहे हो कि तुम मुझे जानते नहीं हो? तभी बैन बोलता है आखिर ये कौन है? सट्टेबाज क्या तुम इसके बारे में जानते हो, ये क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? सट्टेबाज बोलता है कि नहीं ये मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं है, आखिर ये तुम क्या बात कह रहे हो, ये इस कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की है और जो कौ फैमिली से आती है, ये सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है और उसका बैकग्राउंड भी कमाल का है और तुम दोनों एक ही क्लास के अंदर हो। बैन बोलता है अच्छा मुझे तो एक बात पता ही नहीं थी, वैसे मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी तानिया बोलती है कि बैन तुमने बहुत कुछ कर दिया है, सच में तुम अपने को कुछ ज़्यादा स्पेशल समझते हो क्या? अगर तुम एक मर्द हो तो स्कूल के बाहर मुझसे मिलना, मैं तुम्हें रिग्रेट करवाऊंगी जो भी तुमने आज कहा है। और ये कहकर वो गुस्से के साथ वहाँ चली जाती है। सभी लोग बोलते हैं कि तानिया तो आज बहुत ज़्यादा गुस्से में है, सच में मुझे पहली बार ऐसा दिख रहा है कि तानिया गुस्से में, वरना हमेशा इसके शांति देखते हैं। ग्वेन बोलती है कि ब्रदर तानिया गुस्से में होकर गई है, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या कल रात को आपके साथ आपको इनका कुछ हुआ था? तभी बैन बोलता है कि रिलैक्स करो, पहले हमें खाना ख़त्म करना चाहिए, उसके बाद हम क्लास में जाएंगे। ये बात सुनने के बाद सट्टेबाज अपने मन में बोलता है क्या मैंने सही सुना है? बैन क्लास में जाने की बात कर रहा है, आखिर क्लास में जाके क्या करेगा? क्या वो सारा होमवर्क कंप्लीट करने वाला जो अब तक उसका बाकी है? तभी हम लोग देखते हैं कि तानिया की फ्रेंड बोलते हैं कि तानिया शांत हो जाओ। तभी तानिया बोलते है कि मैं कैसे शांत हो जाऊं, उस बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की? उसने कैसे कह दिया कि वो मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है? मैं इतनी सुंदर लड़की हूँ, मैं उसमें इंटरेस्टेड है ना कि वो मेरे में। एंड वो बोलती है कि आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी तानिया की फ्रेंड बोलती है कि तानिया क्या तुम सच में बैन को पसंद करना स्टार्ट कर दिया है क्या? तानिया शर्माते हुए बोलती है कि क्या बकवास कर रहे हो, मुझे ऐसी लड़की उससे पसंद क्यों करेगी, मैं तो उससे नफरत करती हूँ। तानिया की फ्रेंड बोलती है क्या सच में तुम उसे हेट करती हो? तानिया बोलती है कि हाँ मैं उसे हेट करती हूँ। एंड वो जा रही होती वहाँ से। तानिया की फ्रेंड अपने मन में बोलती है कि जिससे हम पहले हेट करते हैं आगे जाके हम उससे प्यार करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं क्लासरूम का सीन। बैन का फ्रेंड उबासी ले रहा होता है एंड वो बोलता है कि लंच के बाद हमारी पहली क्लास हिस्ट्री की क्यों होती है, हमेशा मुझे यहाँ पर नींद आती है। बैन तुम क्या कर रहे हो? तभी हम लोग देखते हैं कि बैन वहाँ पर पढ़ रहा होता है। बैन बोलता है कि मैं स्टडी कर रहा हूँ जिसकी क्लास आज होने वाली है। ये देखने के बाद बैन का दोस्त अपने मन में बोलता है कि क्या यहाँ पर ये एक्टिंग कर रहा पढ़ने की, सच में? तभी हम लोग देखते हैं कि बैन कुछ नोटिस करता है उस किताब के अंदर। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वहाँ पर टीचर आ जाता है हिस्ट्री वाला
एंड वो बोलता है कि बच्चों टाइम हो चुका क्लास के लिए। सभी लोग उसको उठकर ग्रीट करते हैं। तभी वो नोटिस करता है कि बैन वहीं पर बैठा होता है। बैन का दोस्त उसे उठाने की कोशिश करता है एंड वो बोलता है कि बैन उठ जाओ, टीचर आ चुके हैं, आखिर तुम क्या ही पढ़ रहे हो। तभी हम लोग देखते हैं कि बैन तो वहाँ पर उन शब्दों को पढ़ने के बाद वो अपने मन में बोलता है कि इसमें तो बहुत अच्छे से लिखा गया है कि तायुज़ ने हमें क्या क्या दिया है। उन्होंने समझाया है कि एक चीज़ से दो चीज़ बनती है, दो से तीन, तीन से चार, ऐसे करके उसने बताया गया है। सच में इन्होंने तो मेरे आँखें खोल दी है। ऐसा लग रहा है कि मैं भगवान से बातें कर रहा हूँ। नेचुरली ताओइज़्म बहुत ज़्यादा कमाल की है। सच में इस बुक ने तो मेरा दिन बना दिया है। बुक ऑफ ताओ तो कमाल की है। अगर ये बुक मुझे ऐसे पहले मिल जाती तो मैं और भी ज़्यादा कल्टिवेशन में ग्रो कर पाता। अब मुझे समझ में आ रहा है कि कैसे मैं अपनी एनर्जी को बढ़ा सकता हूँ और मुझे क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। सबसे पहले मुझे कल्टिवेशन के लिए कल्टिवेशन प्लेस ढूंढनी पड़ेगी, जो कि शायद मुझे इस वर्ल्ड के अंदर भी मिल सकती है। साथ में स्पिरिचुअल हब्स को भी ढूंढना पड़ेगा, जो कि मैंने एक तो ढूंढ लिया और ऐसे करके मुझे और भी ढूंढनी पड़ेंगी ताकि मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकूँ और तभी मैं अपनी मेरिडियंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाऊँगा। और ये सब कुछ मुझे जल्द से जल्द करना पड़ेगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वो टीचर गुस्सा हो जाता है एंड वो बोलता है कि बैन तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो ना, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम सच में क्लास का माहौल ख़राब कर रहे हो। सभी लोग हंसने लग जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि बैन तो पागल हो चुका है, शायद ये धूप के अंदर ज़्यादा ही दौड़ लिया इसलिए इसका दिमाग चलना बंद हो गया है। सच में ये तो बेवकूफ़ का बच्चा ही है। तभी बैन बोलता है कि मैं क्लास से बाहर क्यों जाना चाहूँगा मास्टर। तभी टीचर बोलता है कि जब सभी बच्चे खड़े हुए थे तुम बैठे हुए थे, और जब सब भी लोग बैठे हुए हैं तुम खड़े हुए हो। तुम क्लास का जो माहौल है वो पूरा ख़राब कर रहे हो। तभी बैन बोलता है कि टीचर मुझे माफ़ कर देना, स्टार्टिंग के टाइम पर मैं बुक को याद कर रहा था जिसके कारण मैंने ध्यान नहीं दिया कि कब क्लास खड़ी हुई और कब बैठी। ये बात सुनने के बाद सभी लोग हैरान होते हैं। टीचर बोलता है कि तुमने कहा कि तुम किताब पढ़ रहे थे, काफ़ी अच्छा बहाना है, क्या तुमने सब कुछ याद कर लिया। बैन बोलता है कि हाँ मैंने इस पूरी बुक को याद कर लिया है और अब मुझे सब कुछ इस बुक के बारे में पता है। ये बात सुनने के बाद जो तानिया होते हैं वो भी हैरान होती है एंड वो अपने मन में बोलती है ये पागल तो अपने आप को फंसवाना चाहता है। इसने तो एक ऐसा जाला भेज दिया अपने ऊपर ही जिसके बाद तो मैं भी इसे बचा नहीं पाऊंगी। तभी टीचर बोलता है कि तुमने कहा कि तुमने पूरी किताब को याद कर लिया है, तो चलो ठीक है, फर्स्ट वॉल्यूम में क्या क्या है जल्दी से बताओ। ये बात सुनने के बाद बैन मुंह बनाता है। टीचर अपने मन में बोलता है कि अगर तुमने सारी चीज़ को रिपीट कर दिया जो कि इस किताब में लिखा हुआ है तो मैं तो मान जाऊंगा कि तुम कमाल के हो। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बैन सोचने लग जाता है। ये देखने के बाद सभी क्लास वाले बंदे बोलते हैं कि लगता है यहाँ पर बैन कोई बहाना ढूंढ रहा है। तभी वे सभी लोग बोलते हैं कि जल्दी से हार क्यों मान रहे हो, आ जाओ ना, तुम कर सकते हो बैन, तुम कर सकते हो। ऐसे करके वो चेयर कर रहे होते, पंप मार रहे होते बैन को ताकि वो ये इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर ले। तभी बैन बोलता है कि मुझे डर है कि हमारी क्लास में ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंटेंट है, उसको बताने में मुझे टाइम लगेगा, शायद 1 या 2 घंटे सारी बात बताने के लिए। ये बात सुनने के बाद तो टीचर के मुंह से भी पानी निकल जाता है। टीचर बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मेरी 2 क्लासेस हैं और ये दोनों हिस्ट्री क्लासेस होने वाली है, तुम आराम से बता सकती हो, चलो आगे आ जाओ। और हम लोग देखते हैं कि वो आगे बुला लेता है एंड वो बोलता है कि तुम्हें जहाँ पर टीचर खड़ा होता है वहाँ पर तुम्हें बताना चाहिए ताकि तुम्हारी एक्सप्लेनेशन को सब सुन पाए अच्छे से। एंड वो अपने मन में बोलता है कि अगर मैं टीचर के बॉक्स के वहाँ पर उसे खड़ा करूँगा तो ये बिल्कुल भी चीटिंग नहीं कर पाएगा और किसी से पूछ भी नहीं पाएगा। ये सब कुछ देखने के बाद तान्या खड़ी होती है एंड वो बोलती है 1 मिनट रुको टीचर वो। तभी हम लोग देखते हैं कि तान्या एक दोस्त से बिठा लेती है। तान्या एक दोस्त बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो। तान्या बोलती है कि मैं बस उसको बचा रही हूँ ताकि उसकी बेइज्जती ना हो। तान्या की दोस्त बोलती है कि तुम उसे क्यों बचा रही हो, तुमने तो लंच में कहा था कि तुम उसे बर्बाद करना चाहती हो, क्या हुआ, क्या तुम मुझे पसंद करने लगी हो। तान्या बोलती है कि ऐसा कुछ बात नहीं है, मैं क्लास मॉनिटर हूँ और मैं नहीं चाहती कि जो हमारी क्लास का इंपॉर्टेंट टाइम है जिसमें हमारी विजन हो रही है वो वेस्ट हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसे वो बिठा दे। तान्या की दोस्त बोलते हैं कि मुझे बेवकूफ़ समझती है क्या। तभी हम लोग देखते हैं कि जो बैन होता है वो स्टेज पे आगे पहुंच जाता है। तान्या की दोस्त बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मेरी 6th सेंस कह रही है कि ये लड़का कुछ संभाल लेगा। तान्या बोला देखते हैं वो, और हम लोग देखते हैं कि बैन सबसे आगे खड़ा होता है एंड वो पानी पीता है। टीचर बोलता है क्या तुम्हारा गला सूख गया था। तभी बैन खांसते हुए बोलता है कि चलो पहले लेसन को स्टार्ट करते हैं, और 40 मिनट बाद हम लोग देखते हैं कि वो 6th लेसन में पहुंच जाता है। ये देखकर सभी बच्चे हैरान होते हैं कि सच में बैन को तो सब कुछ आता है। तान्या के दोस्त बोलते हैं कि सच में इसने तो हर चीज़ याद कर ली है। तान्या बोलते हैं कि हाँ एक एक वर्ड ये सही बता रहा है, मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा। टीचर अपना चश्मा साफ करता है एंड वो बोलता है कि अनबिलीवेबल, तुम तो जीनियस हो, सच में तुम्हारे अंदर तो बहुत ज़्यादा ग्रेट कैपेबिलिटीज़ हैं, तुम्हारी मेमोरीज तो कमाल की है। ये सुनने के बाद सभी बच्चे भी हैरान होते हैं। तभी टीचर बैन का हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि नेक्स्ट क्लास में तुम मेरे साथ चल रहे हो और मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा, तुम मेरे ऑफिस में चलो, मैं तुम्हें कुछ बात करनी है।
बैन बोलता है ठीक है। एंड वो तान्या के पास देखता है एंड वो अपने मन में बोलता है सच में ये तो हमारी क्लासमेट है, मुझे तो पता ही नहीं था। सभी लोग हैरान होते हैं कि सच में बैन को सब कुछ आता था, बट मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो कैसे जान सकता है। शायद वो 3 साल सब कुछ यही पढ़ रहा था इसलिए उसे पूरी बुक आती है। सच में वो जीनियस तो कह सकते हैं, बट वो अभी भी हमारी क्लास की बॉटम में आता है। आगे जाके उसका क्या होगा, सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि उसने 3 साल तक यही किताब पढ़ी होगी इसलिए उसे वो आता है, वरना वो समझदार थोड़ी ना है। और सभी लोग अभी भी बैन का मजाक उड़ा रहे होते हैं। बैन का दोस्त जो कि साइड में बैठा था वो अपने मन में बोलता है कि इस लड़के ने सिर्फ ये पीरियड से पहले याद करा है, ये बात पूरी क्लास को नहीं पता है। तभी हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ही एग्ज़ाम शीट्स होती हैं। उनको दिखाने के बाद टीचर बोलता है कि ये सारी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं। इसके अंदर सारे रिवीजन के नोट्स है, 10 ईयर था, सब कुछ है। अगर तुम इसे पढ़ लोगे तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। ये देखने के बाद बैन बोला थैंक यू टीचर, और बैन उसे उठा कर जाने लग जाता है। और फिर टीचर उसे गले लगाते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं एक अच्छा टीचर नहीं हूँ, मैंने तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ को पहले नहीं जाना, वरना तुम इतने ज़्यादा अच्छे टैलेंट हो सकते थे। प्लीज़ अपने टीचर को माफ़ कर देना। बैन बोलता है मुझे सांस नहीं आ रहा, थोड़ा दूर हो लो। तभी टीचर जाते हुए बोलता है कि इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना जिनसे तुम और आगे जाकर बढ़ सकते हो। तभी बैन बोलता है थैंक यू टीचर वो आपकी इतनी ज़्यादा मदद करने के लिए। एंड वो बोलता है कि लगता है मुझे बहुत सारा मटेरियल मिल चुका है जो मुझे रात भर तक पढ़ना पड़ेगा। टीचर होते हुए बोलता है कि अगर मुझे पहले पता चल जाता है कि ये इतना ज़्यादा स्मार्ट है तो मैं इसके लिए और मेहनत करता। अभी सिर्फ हमारे पास 2 मंथ है ग्रेजुएशन के लिए और ये 3rd टायर में पहुँच जाएगा यूनिवर्सिटी के, काश मैं इसकी और मदद कर पाऊँ। फिर हम लोग क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर बच्चे बात कर रहे होते हैं कि वो स्कूल के बाद कहाँ पर जाएंगे। तो उनमें से बोलता है कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर हंटिंग स्टार्ट हुआ है तो हम सोच रहे हैं कि वहाँ पर चले जाएं थोड़े बहुत मॉन्स्टर मारने के लिए। दूसरा बंदा बोलता है कि मैं तो सोच रहा था कि मूवी देखने चलते हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बैन भी आ जाता है जिसके हाथ में सारे स्टडी मटेरियल्स होते हैं। उसे देखने के बाद सभी लोग शांत हो जाते हैं और एक सन्नाटा बन जाता है। तभी बैन एक लंबी सी सांस छोड़ता है। तभी जो उसका दोस्त होता है वो बोलता है कि बैन तुम तो कमाल गए हो, सच में तुमने तो टीचर वू को भी इम्प्रेस कर दिया है, आखिर उन्होंने तुम्हें क्यों बुलाया था। तभी बैन हंसते हुए बोलता है कि अरे इतनी बड़ी बात नहीं है, उन्होंने सिर्फ मेरी थोड़ी बहुत तारीफ़ करी और साथ में मुझे रिवीजन क्वेश्चंस दे दिए जिनको मैं आज रात भर पढ़ने वाला हूँ। और ये बात सुनने के बाद सभी लोग हैरान होते हैं कि कितनी ज़्यादा फेंक रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि अगली क्लास स्टार्ट होती है जो कि जियोग्राफी की होती है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो नया टीचर होता है वो बैन को बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहा होता और सब कुछ ये टीचर वू ने करा होता है। एंड हम लोग देखते हैं कि क्लास के अंदर बैन से कुछ सवाल भी पूछे जाते हैं टीचर द्वारा जिसके बैन बहुत अच्छे से जवाब देता है। एंड वो बोलता है कि सच में मुझे अच्छा लग रहा है ये सारे जवाब देकर। एंड हम लोग देखते हैं कि सभी लोग बैन को नोटिस करने लग गए हैं। तभी बैन अपने मन में बोलता है कि मुझे पढ़ाई करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर हम लोग देखते हैं कि बैन का दोस्त बैन के पास आता है एंड वो बोलता है कि क्यों ना हम साथ में घर की तरफ जाएं। बैन बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, अभी मुझे रिवीजन करनी है इसलिए मैं घर पे नहीं जा रहा हूँ। बैन का दोस्त बोलता है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए कि दिन में, तुम्हें थोड़ा आराम भी करना चाहिए। और ये कहकर वो जाने लग जाता है। बैन अपने मन में बोलता है कि हिस्ट्री मुझे हेल्प कर रही है ये जानने में कि वर्ल्ड कैसे डेवलप हुआ है और जियोग्राफी बता रही है कि ये अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। इसने नेचर और कल्चर को बताया है पीपल के। बट जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वो एक ड्रैगन मेरिडियन लग रही है मुझे, जहाँ पर मुझे हेड पॉइंट की तरफ जाना चाहिए जो ईस्ट सी के अंदर है। अगर मैं वहाँ पर जाता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिल सकती है मेरी कल्टीवेशन के अंदर। बट मुझे डर है कि मैं वहाँ पर कैसे जाऊँगा, मुझे उसके बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है। और वहाँ पर मैंने ये आर्मी के बारे में पता चला है जो कल्टीवेशन के पाथ में गए थे और वो सभी लोग लेजेंड है, हाई जाएंगे। मुझे इन सब चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा। मैं 100% श्योर हूँ कि इस वर्ल्ड के अंदर भी कल्टीवेशन एग्जिस्ट करती है, बस मुझे उसके बारे में पता लगाना है। एंड वो ये सब कुछ लिख रहा होता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि मुझे टाइम निकाल कर वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए, मुझे ज़रूर ऐसा कुछ मिलेगा जिससे मैं और ज़्यादा भी कल्टीवेशन में ग्रो कर सकता हूँ। तभी वो सब कुछ लिखने के बाद वो अपने मन में बोलता है कि मैंने अपनी कल्टीवेशन को थोड़ा बहुत तो बढ़ाया है बट मुझे अभी भी फर्स्ट स्टेज पे जाना है रिफाइनिंग बॉडी के, जिसके बाद ही मैं अपनी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊँगा। तभी हम लोग देखते हैं तानिया की दोस्त को जो तानिया को बोलती है कि सच में पूरी क्लास जा चुकी है बट ये अब तक यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है, सच में ये बंदा तो मिस्ट्री है। तानिया बोलती है कि आखिर हमें क्या पता वो क्या सोच रहा है। तभी तानिया की फ्रेंड खड़ी होती है एंड वो बोलती है कि क्यों ना मैं उससे जाके पूछूं कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी तानिया बोलते हैं कि
अरे तुम कहाँ जा रहे, रुक जाओ यहीं पे। तभी हम लोग देखते हैं कि तानिया की दोस्त बैन के पास जाती है एंड वो बोलती है बैन क्या तुम मुझे आज खाना खिलाओगे। बैन मना करता है एंड वो बोलता है कि मैं तुम्हें क्यों खिलाऊंगा। तानिया की दोस्त बोलती है कि टीचर वो ने कहा है कि मुझे तुम्हारी हेल्प करनी है हिस्ट्री होमवर्क के अंदर, और तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मैं तुम्हारी मदद करूँ। अगर मैं तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ तो क्या तुम मेरे लिए खाना भी नहीं ऑर्डर कर सकते। और हमें पता चलता है कि जो पूरे स्कूल के अंदर ये 3rd नंबर पे आते हैं जीनियस की रैंक में, और ये हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अच्छी है। बैन बोलता है कि अगर तुम मेरे सारे सवालों के जवाब दोगे, जो कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो मैं पक्का तुम्हें खाना खिला दूंगा। तभी ये बात सुनने के बाद तानिया दोस्त बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना मैं अपनी फ्रेंड तानिया को बुला लेता हूँ। तभी बैन बोलता है कि नहीं, उसे नहीं बुलाना। तानिया की दोस्त बोलती है कि पर क्यों। तभी बैन बोलता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, जैसे कि वो कहीं की प्रिंसेस हो। सच में वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ करती है। ये बात सुनने के बाद तानिया का दोस्त का मुंह बन जाता है एंड वो भी हैरान होती है कि ये क्या बोल रहा है। एंड वो भी मन में बोलती है कि अच्छा होगा कि तानिया ने बातें ना सुनी हो, वरना वो भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। तभी हम लोग देखते हैं कि बैन वॉल ऑफ चाइना के बारे में पढ़ रहा होता है। उसे देखने के बाद तानिया की दोस्त बोलती है कि बैन तुम तो ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हो इस प्लेस में जाने की, बट मुझे ऐसा बंदा पता है जो पहले यहाँ पर गया हुआ है और वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर है कि वहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा और कैसे कैसे मिलेगा। सच में अगर तुम किसी और बंदे के साथ जाओगे वो तुम्हारी इतनी हेल्प नहीं करेगा जितना वो बंदा कर सकता है। मैं बात कर रही हूँ तानिया की, वो यहाँ पर बहुत बार जा चुकी है। अगर मैं उससे रिक्वेस्ट करूँ तो वो हमें गाइड भी कर सकती है। ये बात सुनने के बाद बैन भी मान जाता है एंड वो बोलता है कि हाँ उसे हमारे साथ ले आना। तभी तानिया की दोस्त बोलती है कि डील रही। हम जल्दी से अपने कपड़े बदल के आ जाते हैं, फिर हम स्कूल के फ्रंट में मिलेंगे, उसके बाद हम लोग साथ में जाएंगे। तानिया अपने मन में बोलती है कि आखिर वो इन देर से किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे तो सुना भी नहीं दे रहा कि वो क्या बात कर रहे हैं। और हमें नरेटर बताता है कि तानिया सच में जानना चाहती है कि तानिया की दोस्त और बैन क्या बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि तानिया की दोस्त वहाँ के होटल रूम बुक करने लग जाते हैं जहाँ पर बैन को जाना था। एंड वो फ़ोन पे बात करते हुए क्लासरूम के बाहर जा रही होती है। तभी वो एक बंदे से टकराती है। तभी वो बंदा बोलता है कि तुम उस हॉल में क्या करने के लिए जा रही हो तानिया की दोस्त, और क्या वहाँ पर तानिया भी जा रही है। फिर हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है कि ये टॉप 3 अमीर लोगों के बीच में आता है। पहले तो नंबर पे रिची रिच आता है और ये 2nd या 3rd नंबर पे आता है और इसका नाम गो होता है। गो को देखने के बाद तानिया गुस्से में आती है एंड वो बोलती है कि गो आखिर तुम हमारी क्लास में क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। गो वहीं पे खड़ा होता है, सभी लोग बात करते हैं। गो यहाँ पर आया हुआ है, ये 4 रिचेस्ट पीपल में से आता है जो कि हमारे स्कूल के अंदर है। ये बात सुनने के बाद उसके साइड वाला बोलता है कि थोड़ा धीरे बात करो, अगर उसने ये बात सुन ली तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। तभी हमें बताया जाता है कि गो का जो फादर है वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी को ओन करते हैं और उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा ही रिच है, और जो इनका बेटा है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो यहाँ पर बहुत सारी गड़बड़े करता रहता है, बट पूरे स्कूल के अंदर किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो उसके खिलाफ जाकर उसके ऊपर एक्शन कर सके। तभी गो बोलता है मैं तो यहाँ पर एक बंदे से मिलने के लिए आया था, और वो बैन की तरफ जा रहा होता है। तानिया अपने मन में बोलती है कि गो तो बैन के पास जा रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए। गो बोलता है कि तुम्हें कोई भी रश करने की जरूरत नहीं है तानिया, मैं तुमसे आज मिलने के लिए तो आया था, बट उससे पहले मैं एक बंदे से और बात करना चाहूँगा जिसके साथ मेरा थोड़ा बहुत बिजनेस है, और मैं बैन की बात कर रहा हूँ। तभी वो बैन के पास आता है और उसकी टेबल पे हाथ रखते हुए बोलता है कि ए मोटे सुअर, आखिर तू स्कूल में कैसे आ गया, मैंने तुझे मना करा था ना कि तू स्कूल में नहीं आ सकता। तभी हम लोग देखते हैं कि बैन का कोई भी जवाब नहीं देता है। गो गुस्से के साथ बोलता है कि क्या तू बहरा हो चुका है, क्या तुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बैन बोलता है कि तुम गो हो ना, आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, और तुम आते ही मुझे बहुत सारे सवाल पूछने लग गए हो, मैं तुम्हारा जवाब क्यों दूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि गो बैन को गले से उठा लेता है एंड उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलता है कि लगता है कि तेरी जो बोल्स है कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है, तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी है कि तुम मुझसे बात कर रहा है। लगता है मुझे तुझे थोड़ा और पीटना पड़ेगा ताकि तुझे थोड़ी बहुत अकल लग जाए कि किसके सामने कैसे बोलना होता है। क्या तू तानिया के सामने थोड़ा कूल बन के देख रहा है क्या। तभी बैन गुस्से के साथ बोलता है कि 3 सालों से तूने मुझे कितनी बार पीटा है और तूने मुझसे कितनी बार पैसे लिए, तुझे कुछ याद भी है। तभी ये बात सुनने के बाद गो भी हैरान होता है एंड वो बोलता है ये कैसा सवाल है, और सभी लोग हैरान होते हैं कि बैन पहली बार गो के सामने इतना बोल रहा है। तभी बैन की याददाश्त से हमें पता चलता है कि पहले भी गो ने बहुत बार बैन को पीट रखा है और वो हमेशा उसे पीटता रहता था बेफालतू के अंदर। जब भी उसे खुजली होती किसी को मारने की तो वो बैन के पास आता और बैन को मार के चला जाता।
साथ में उसके बहुत सारे पैसे भी ले जाता, जिसकी वजह से बैन को बहुत तकलीफ हुई थी, जो कि 3 से 4 हजार रुपये होंगे। गो बोलता है कि ये सारी गलती तेरी है, अगर तू गरीब नहीं होता तो मैं तुझे परेशान भी नहीं करता, पर तू गरीब है इसलिए मैं तेरा हमेशा मजाक उड़ाता हूँ और तुझे पीटता भी, और तू मेरा क्या ही कर लेगा। और मैंने सुना है कि तेरी बहन ने बहुत ज्यादा पैसे जीते हैं आज के दिन, अच्छा होगा उनमें से 1,000 रुपये तुम मुझे दे दो, वरना देख लेना मैं तुम्हारी बहन के साथ भी बुरा कर सकता हूँ। एंड वो बोलता है कि अच्छा होगा कि तू अपना ब्रेन का इस्तेमाल करे और सारे पैसे मुझे दे दे, वरना देख लेना मैं तेरी पिटाई भी करूंगा और तेरे पैसे भी लूंगा। इससे अच्छा कि तू अपनी पिटाई को आज बचा सकता है, मैं कितना ज़्यादा अच्छा हूँ ना। तभी ये बातें सुनने के बाद तान्या चिल्लाते हुए बोलती है कि गो, बैन को बुली मत करो, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो लुटेरे बन चुके जो किसी को लूट रहा है। तभी बैन बोलता है कि तान्या तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे बारे में। तभी बैन बोलता है कि मैंने तुमसे कुछ सवाल पूछा था, मैं दोबारा पूछता हूँ कि आखिर तुमने मुझसे कितने पैसे लिए हैं। गो बोलता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने तेरे कितने पैसे लिए, आखिर क्या तुम मुझसे वापस लेने वाला है, तेरे में इतनी हिम्मत है भी कि तुम मुझसे पैसे खो सके। बैन बोलता है कि चलो ये तो अच्छी बात है। गो बोलता है कि क्या अच्छी बात है। बैन बोलता है कि आज मैं तेरी बहुत ज़्यादा पिटाई करने वाला हूँ और उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे ताकि तेरा इलाज हो सके। और हम लोग देखते हैं कि बैन सीधा मुक्का मारने के लिए बढ़ता है गो की तरफ, एंड वो बोलता है कि लगता है तेरे पास पैसे तो होंगे तेरे मेडिकल बिल्स के। और बैन एक बहुत ज़्यादा ही शानदार, खतरनाक और दमदार मुक्का मार देता है गो को, और गो बहुत दूर जाके गिरता है। तभी वो बैन से दूर जा ही रहा होता है, तभी बैन उसकी टाई को पकड़ के हुए उसे रोक लेता है और उसकी पसलियों पे एक मुक्का मारता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सीधा जो गो होता है वो बोर्ड पे लगता है और उसके मुंह से खून भी निकलता है। ये देखने के बाद गो के साथ ही तान्या की दोस्त और सभी लोग जितने भी क्लासरूम में थे सारे हैरान होते हैं। गो का जो दोस्त होता है वो हैरान होता है बैन को ऐसे लड़ते हुए देखकर। गो बोलता है कि तू वहाँ पर खड़ा क्यों है, जल्दी से यहाँ पर आ और मेरी मदद कर। तभी हम लोग देखते हैं कि जो गो का दोस्त है वो डरा होता है बैन से, एंड वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉस गो के ऊपर हमला करने की, क्या तू मरना चाहता है। तभी ये बात सुनने के बाद गो अपने मन में बोलता है कि गधे तू उसको और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है। एंड वो बोलता है कि आखिर वहाँ पर इतना दूर खड़ा होकर तू बकवास क्यों कर रहा है, जल्दी से यहाँ पर आ। गो का दोस्त बोलता है जी बॉस यहीं पर आ रहा हूँ। और हम लोग देखते हैं कि बैन गो की तरफ बढ़ रहा होता है। गो बोलता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। बैन बोलता है कि रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हारे यहाँ पर सिर्फ मदद करने के लिए आया हूँ, बस तुम्हारी मदद करने के लिए। और हम लोग देखते हैं कि बैन फिर से एक लात मारता है गो के ऊपर, और हम लोग देखते हैं कि गो सीधा जाकर अपने दोस्त के साथ टकराता है और वे दोनों जाकर बालकनी में गिरते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती है। बैन उनके पास फिर से आता है। ये देखकर तान्या की दोस्त बहुत ज़्यादा इंप्रेस होती है एंड वो बोलती है कि बैन तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, सच में उसने तो मेरा दिल चुरा लिया है। गो को बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा होता है क्योंकि बैन ने बहुत ज़्यादा उसकी पिटाई कर दी है। एंड वो बैन को देखता है जो कि उसके सामने ही खड़ा होता है। तभी बैन गो की छाती में फिर से पैर रखता है एंड वो बोलता है कि ए छोटे गो, चलो अब मैं तुमसे अच्छे से बात कर लेता हूँ। ये देखने के बाद तान्या की दोस्त बोलती है कि तान्या सुन रही है, जो इस कॉलेज का सबसे अमीर लोंडो में से आता था आज वो बैन के सामने एक छोटा आदमी है। बैन बोलता है कि क्या तू बहरा है या तुझे इतनी ज्यादा चोट लगी है कि तुझे सुनाई नहीं दे रहा है। मैं तो सोचता था कि तू स्कूल का बुली है, बट तू तो मेरे हॉस्टल वाले लड़के से भी कमजोर है जो मेरे साथ रूम में रहता है। और हम लोग देखते हैं कि गो को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और हम लोग देखते हैं कि वो बुली अपने मन में सोचता है कि आखिर ये मेरी बात क्यों कर रहा है। तभी बैन बहुत ज़्यादा खतरनाक मुंह बनाते हुए बोलता है कि ए छोटे गो, जल्दी से जो भी तेरे पास है वो मुझे दे दे। ये बात सुनने के बाद गो बोलता है कि मेरे पास सिर्फ 3-4 हज़ार रुपये हैं। तभी बैन तान्या के दोस्त को बोलता है कि आखिर मैं बैंक के अंदर 7,000 रुपये ला लूँ तो मुझे कितना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तान्या की दोस्त बोलती है कि अगर मैं थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करूँ तो तुम्हें करीब करीब 10% प्लस मिलता है। तभी ये बात सुनने के बाद बैन बोलता है कि इसका मतलब 7,000 रुपये अगर मैं 10% का लगाऊं परसेंटेज तो मुझे 10,000 रुपये तो मिलेंगे ही, इसका मतलब मुझे कम से 8,000 रुपये तो लेने चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं कि ये बात सुनने के बाद गो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें 8,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो और ये लो 10,000 रुपये। ये बात सुनने के बाद बैन उसके रुपये को ले लेता है एंड वो बोलता है कि लगता है तेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो इतने आसानी से तूने पैसे निकाल दिया, बट मैं एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेता। और उसके बाकी पैसे उसके मुँह पर मार देता है। तान्या की दोस्त बोलती है कि सच में बैन तो अच्छा है, उसने उसके बाकी पैसे वापस दे दिए। तान्या बोलती
बोलते कि हाँ ये बात तो है। तभी बैन रुक जाता है एंड वो बोलता है कि बट मैंने तुझे इतना ज़्यादा पीटा है और इतनी ज़्यादा मेरी मेहनत लगी है, तो इसके बदले मुझे कुछ तो मिलना ही चाहिए। एंड वो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं अपनी लेबर की जो फीस है वो ले लेता हूँ, और उसके पैसे को उठाने लग जाता जो उसने वापस दिए थे। तान्या की दोस्त ये देखने के बाद वो बोलते कि ये तो कमीना है। तान्या बोलते कि हाँ मैं सोच सकती थी, ये कमीना भी और शेमलेस भी है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो गो होता है उन सारे पैसों को इकट्ठा करता है एंड वो बोलता है कि इतने पैसे काफ़ी होंगे ना। तभी जो बैन होता है उस पैसों को ले लेता है एंड वो बोलता है कि ये कुछ ज़्यादा ही होंगे, बट कोई बात नहीं, तुम जैसे ट्रेस के लिए ये अच्छा ही रहेगा। एंड वो बोलता है कि मुझे सिर्फ आधे पैसे चाहिए और उसके बाद तेरा मेरा जो भी मैटर है वो सोल्व हो जाएगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो गो होता है वो अपने मन में बोलता है कि मोटे सूअर तू थोड़ा सा वेट कर ले, एक बार मैं अपने लोगों को बुलाऊंगा और तुझे बहुत ज़्यादा पिटवाऊंगा। और ये कहकर वो उठने लग जाता है। तभी बैन उसे एक लात मारता है बहुत जोर की एंड उसे दूर गिर देता है। बैन बोलता है कि किसने कहा कि तू खड़ा हो सकता है। गो अपने मन में बोलता है कि इसने मुझे बहुत बार पीट दिया, इसने मेरे सारे पैसे भी ले लिए, अब ये मुझसे क्या चाहता है, ये आखिर मुझे बुली क्यों कर रहा है। बैन बोलता है कि तुमने अब तक नहीं बताया कि तुम्हारे फेस के साथ क्या हुआ है, और आप लोगों को लग रहा हो कि बैन बहुत ज़्यादा ही कर रहा है, पर मैं आपको बता दूँ गो ने भी बैन के साथ बहुत कुछ बुरा करा हुआ है। फिर हम लोग देखते हैं पास का सीन जहाँ पर यही सवाल गो पूछता है बैन से एंड वो बोलता है कि अगर तुमसे कोई पूछेगा तुम्हारे चेहरे के साथ क्या हुआ है तुम क्या कहोगे। बैन बोलते हैं मैं समझ गया मुझे क्या कहना है, मैं चलते चलते गिर गया और मेरे फेस पे लग गया। ये बातें याद कर रहा होता है गो भी। तभी गो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस था और मैंने अपने आप को दीवार के साथ टक्कर मार दी। बैन बोलता है कि क्या सभी लोगों ने ये बात सुनी। बैन बोलता है कि इसने अभी कन्विंस करा है कि इसे खुद चोट लगी है और इसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है मेरे साथ और ना ही मेरी क्लास के साथ। ये बात सुनने के बाद सभी बच्चे बोलते हैं कि हमने लाउड और क्लियर सुना है और हम लोग इस बात के विटनेस भी हैं। बैन बोलता है कि तुम्हें अगली बार से केयरफुली वॉक करना चाहिए, आखिर कौन है जो दीवार से टकरा जाता है, ये तो बहुत ज़्यादा बुरी हैबिट है। गो बोलता है ठीक है मैं समझ गया एंड वो खड़ा होने लग जाता है एंड वो बोलता है कि मैं अगली बार ज़रूर केयरफुल रहूँगा। बैन बोलता है कि और अगली बार तुम मेरे सामने आए तो याद रखना अगली बार मैं तुम्हें और ज़्यादा पीटूँगा, अच्छा होगा कि तुम मेरे सामने ना हो। गो बोलता है कि हाँ मैं समझ गया। फिर बैन बोलता है कि यहाँ से भाग जाओ और गो और उसका साथी वहाँ से भाग जाते हैं। सभी लोग बोलते हैं कि फाइनली किसी ने तो गो को उसकी गलतियों की सज़ा दी है, उसको खुद की मेडिसिन की टेस्ट मिला है। एंड वो नारे मारते हुए बोलते हैं कि सच में यहाँ पर तो बैन ने गो की बुरी हालत कर दी है। ये सब कुछ देखने के बाद तान्या अपने मन में बोलते कि सच में यहाँ पर तो गो पिट गया, ये तो बहुत ज़्यादा अजीब बात है। बट जब बैन उसे पंच मार रहा था उसके पीछे से बहुत ज़्यादा ही मिस्टीरियस ऑरा निकल रहा था, आखिर वो कौन सी फोर्स थी जो उसके पंचेस में थी। एंड वो अपने मन में बोलती है कि बैन और तुम कितने सारे राज है जो तुम छुपा के रखे हुए हो। तभी हम लोग देखते हैं कि बैन के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि मुझे एक्यूपेंचर के लिए नीडल चाहिए, स्पोर्ट अटायर चाहिए, सैंड बैग चाहिए और मुझे एक नया फ़ोन भी चाहिए जो मैं अपनी बहन को दे सकूं। और ये सब कुछ तो मुझे लेना ही है, साथ में मेरी मम्मी के लिए भी कुछ गिफ्ट लेना है, बट इसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। बट मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आखिर कौन बंदा मुझे इतने सारे पैसे देगा, कोई मुझसे लड़ाई करने ही आ जाओ, मैं मुझे थोड़े बहुत पैसे ले लूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि कोई उसका नाम बोलता है बैन। ये देखने के बाद बैन खुश होता है एंड वो बोलता है आखिर यहाँ पर कौन है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर वो सट्टेबाज आ जाता है एंड वो बोलता है कि मैंने सुना है कि गो तुमसे फ़ाइट करने के लिए आया था, आखिर उसे क्या लगता है इसके फादर अमीर है तो उसका मतलब वो जो चाहे यहाँ पर कर सकता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को परेशान करने की। एंड वो अपने मन में बोलता है कि बैन दिखने में ठीक लग रहा है बट गो बहुत ज़्यादा खतरनाक इंसान है, मुझे डर है कि उसने बैन की पिटाई ना कर दी हो, मुझे जल्द से जल्द चेक करना पड़ेगा कि बैन को चोट लगी है या नहीं लगी है। तभी बैन उसके पास आता है एंड वो बोलता है कि ब्रदर आप थोड़ा लेट हो गए, मैंने उसे पहले ही सबक सिखा दिया है। एंड वो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है कि उस जैसे बंदे की पिटाई देखकर आपको ही मजा आता तो आपको जल्दी आना चाहिए था, हम दोनों साथ में मिलकर उसे पीटते। ये बात सुनने के बाद वो सट्टेबाजी खुश होते हुए बोलता है कि हाँ सच में उस कमीने को तो पीट देना चाहिए, मैं भी इस बात से अग्री करता हूँ। एंड वे दोनों अजीब तरीके से हंसने लग जाते हैं।
तभी हम लोग देखते हैं कि बैन का दोस्त भी वहाँ पर आ जाता है एंड वो बोलता है कि बैन, मैंने सुना है कि तुम्हारी फाइट गो के साथ हुई है। एंड वो सट्टेबाज को टक्कर मारता हुआ आता है। सट्टेबाज बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे धक्का देने की। तभी उसका दोस्त बोलता है कि अरे मेरे से गलती हो गई। तभी सट्टेबाज बोलता है कि अगली बार से ध्यान दे के चला करो और आगे देख के चला करो। ये सब कुछ देखने के बाद बैन अपने मन में बोलता है कि ये दोनों मेरी केयर करते हैं, इसलिए वो जैसे उन्हें खबर मिली वो मुझसे मिलने के लिए आ गए। दोनों तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर ग्वेन भी आ जाते हैं। वो बोलते, ब्रदर मैंने सुना कि आपकी फ़ाइट गो के साथ हुई थी, क्या आप बिल्कुल ठीक हो ना? तभी बैन बोलता है कि चिंता मत करो, तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक है, चलो हम कहीं बाहर खाना खाने के लिए चलते हैं। सट्टेबाज और मेरे दोस्त, चल तुम दोनों भी चलो, तुम्हें भी ट्रीट देता हूँ, आज की पार्टी मैं दे रहा हूँ। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बैन और उसकी पूरी टोली एक महंगे से रेस्टोरेंट में आ जाती है। उसे देखने के बाद बैन अपने मन में बोलता है कि हमारे स्कूल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर डिनर करना कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा महंगा होटल लग रहा है। तभी जो सट्टेबाज होता है वो बोलता है कि ये होटल पूरे कंट्री के अंदर सबसे बेस्ट है एंड मैंने सोचा नहीं था कि आप यहाँ पर मुझे खाना खिलाने के लिए लाओगे। बैन अपने मन में बोलता है कि मैंने तो सोचा था कि ये सेकंड फ्लोर कैफेटेरिया में जाएंगे, बट तो यहाँ पर आ गए। मेरे पास सिर्फ 20,000 रुपये हैं, लगता है आज वो सारे ख़त्म होने वाले हैं एंड अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब इन्हें मना भी नहीं कर सकता। तभी सट्टेबाज अपने मन में बोलता है कि हम लोग तो ठीक है, बट यहाँ पर तानिया और उसकी दोस्त क्या कर रहे हैं, क्या इन्हें बैन ने बुलाया है? तभी हम लोग देखते हैं कि जो तानिया की दोस्त होती है वो बहुत सारे खानों के नाम बोलने लग जाती है कि दही भल्ले, दही चाट, गोलगप्पे, टिक्की, ब्रेड वाली टिक्की और पता नहीं क्या क्या, मोमोज वगैरह सब कुछ मंगवा लेती है। ये देखने के बाद बैन भी बोलता है कि अरे रुक जा, हफ्सी कितनी खाएगी तू? एंड वो बोलता है कि तुमने तो बहुत ज़्यादा खाना ऑर्डर कर दिया, बाकी लोगों ने तो ऑर्डर भी नहीं करा है। तानिया की फ्रेंड बोलती है कि तुम पहली बार हमें कुछ खिलाने के लिए लाए हो, तो मैं चाहती हूँ कि जितना हो सके उतना मैं खाना खाऊँ यहाँ से। तभी हम लोग देखते हैं कि उनका खाना आने लग जाता है एंड वे सभी लोग बोलते हैं कि सिर्फ 2 मंथ बाकी है ग्रेजुएशन के और बैन ने आज हमें इतनी अच्छी ट्रीट दी है। तो सच में बैन का बहुत बहुत शुक्रिया, अब तो वो बहुत बड़ा सुपरस्टार बन चुका है स्कूल का, सभी लोग उसके बारे में बात करते हैं। सट्टेबाज बोलता है कि गो इतना आसान बंदा नहीं है जो इतनी जल्दी हार मान जाए, पहली बार उसकी इतनी बड़ी हार हुई है, वो जरूर कुछ करने की सोच रहा होगा, तुम्हें सावधान रहना चाहिए बैन। बैन बोलता है कि हाँ मुझे ऐसा लगता तो है, बट क्या उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वापस आएगा? सट्टेबाज बोलता है कि गो ने आज तक ऐसी हार नहीं देखी थी, शायद वो अभी भी प्लानिंग कर रहा होगा कि कैसे वो तुमसे बदला ले सके। ग्वेन बोलती है कि आखिर मेरे भाई का क्या होगा, क्या सच में उसकी जान खतरे में है? सट्टेबाज, क्या तुम उसकी मदद नहीं कर सकते? तभी वो सट्टेबाज बोलता है कि तुम चिंता मत करो, जब तक बैन मेरे साथ है कोई भी उसे हाथ नहीं लगा सकता और किसी के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो मेरे दोस्तों को परेशान कर पाए, चाहे वो गो क्यों ना हो। तानिया की फ्रेंड बोलती है कि गो से बैन को प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, बैन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तानिया बोलती है कि हाँ बैन कितना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, बट ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पर वो 2 मुक्कों के साथ फाइट ना कर पाए, तो वहाँ पर वो क्या करेगा? ये बात सुनने के बाद बैन बोलता है कि हाँ ये सही कह रही है एंड वो अपने मन में बोलता है कि मुझे अपनी पावर को बढ़ाना पड़ेगा ताकि आगे जाकर मैं इस वर्ल्ड के अंदर रूल कर पाऊँ। अगर मैं कमज़ोर रहा तो कोई भी मुझे परेशान कर सकता है। बैन बोलता है कि हाँ, और साथ में मुझे कुछ लोगों को भी जोड़ना पड़ेगा और ये सट्टेबाज मुझे सही लगता है। सट्टेबाज बोलता है बैन मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, और हम लोग देखते हैं कि बैन बहुत अजीब मुँह बनाता है एंड वो अपने में बोलता है कि ये मेरा साथी है और आज से मेरे साथ काम करेगा। तभी हम लोग देखते हैं कि तानिया के पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है एंड वो बोलता है कि मुझे बाथरूम में जाना है एंड वो खड़े होने लग जाती है। तभी पीछे से ग्वेन बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ और वे दोनों वहाँ चले जाते हैं। बैन अपने मन में बोलता है कि अच्छा मौका है तानिया से बात करने का एंड वो बोलता है कि तानिया तुम कितनी बार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना गए हो? तभी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम सुनने के बाद बैन का दोस्त बोलता है कि मैं बचपन में तो गया था वहाँ पर, आखिर तुम इसके बारे में अचानक क्यों पूछ रहे हो? बैन बोलता है कि मुझे वहाँ पर जाना है क्योंकि वहाँ पर बहुत ख़तरनाक स्ट्रक्चर्स हैं और मुझे अपनी आंखों से उन्हें देखना था, क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है वहाँ पर जल्दी जाने का? तभी हम लोग देखते हैं कि ये बातें सुनने के बाद तानिया का कुछ अजीब रिएक्शन होता है एंड उसको थोड़ा बहुत पसीना भी आने लग जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद बैन अपने मन में बोलता है जरूर इस लड़की को कुछ ना कुछ पता है। तभी हम लोग देखते हैं कि एक आवाज़ आती है, हमें यहाँ से जाने दो, और हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग तानिया की फ्रेंड और ग्वेन को परेशान कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि आखिर तुम कितने पैसे लोगे हमारे साथ एक रात गुजारने के लिए? बैन ग्वेन की आवाज़ सुनता है एंड वो बोलता है तो ग्वेन की आवाज़ है ना,
तभी तानिया भी ये आवाज़ सुनने के बाद बोलती है कि मेरी फ्रेंड खतरे में है, मुझे जल्द से जल्द वहाँ पर जाना पड़ेगा। एंड वो भागती हुई वहाँ पर जाने लग जाती है। तानिया की स्पीड देखने के बाद बैन अपने मन में बोलता है कि ये लड़की तो बहुत ज़्यादा ही फास्ट है। और हम लोग देखते हैं कि ग्वेन और तानिया के दोस्त को बचाने के लिए सट्टेबाज और बैन और तानिया वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और हम लोग देखते हैं कि वे तीन लोग अभी भी उन्हें परेशान कर रहे होते हैं। वे लोग बोलते हैं कि आज तुम बहुत ज़्यादा लकी है कि यहाँ पर एक और सुंदर लड़की आ गई है। सट्टेबाज बोलता है कि ग्वेन क्या तुम ठीक हो ना? तभी तानिया की दोस्त बोलती है कि ये कमीने लोग हमारा एडवांटेज लेना चाहते थे जब हम यहाँ पर वॉशरूम के लिए आए। तभी हम लोग देखते हैं कि बैन और बैन का दोस्त भी वहाँ पर पहुँच जाता है। सट्टेबाज एक का हाथ पकड़ने के बाद वो बोलता है कि जल्दी से मुझसे माफ़ी मांग लो, क्या पता मैं तुम्हें आज जाने दूँ, वरना आज तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। तभी जिसका हाथ उसने पकड़ा होता है वो बंदा बोलता है कि क्या तुम हमारे हाथों से मरना चाहते हो बच्चे? लगता है तुम अपनी लाइफ से थक चुके हो जो ऐसी हर बातें कर रहे हो। उसका साथी बोलता है कि हम सभी लोग स्टूडेंट्स हैं जेंगिन यूनिवर्सिटी के, और तुम जेंगिन यूनिवर्सिटी से पंगा तो नहीं लेने वाले ना? एक बार हमारे साथ यहाँ पर आ गए तो वो तुम्हें इतना ज़्यादा पीटेंगे कि तुम मर जाओगे। इससे अच्छा होगा कि तुम यहाँ पर हार मान कर यहाँ से निकल जाओ। तभी सट्टेबाज बोलता है कि तुमने बहुत ज़्यादा बकवास कर ली, और वो सीधा अपना घुटना मारता है उसके पेट में। एंड वो बोलता है कि तुम इतने वर्ती नहीं हो कि तुम मेरे सामने बोलो। तभी जिसको वो घुटना मारा होता है उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। एंड वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्चे मुझ पर अटैक करने की? आखिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी से इस पर हमला करो और इसे मार डालो। तभी हम लोग देखते हैं कि बैन उनके पीछे आ जाता है। एंड वो बोलता है क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? तभी वो बंदा बोलता है कि तुम मेरे पीछे कब आए? तभी बैन उसे एक लात मारता है एंड वो जमीन पे गिर जाता है। तभी तीसरा बंदा एंड वो बोलता है कि तुम सभी लोग बच्चे हो, आखिर तुम इतना टफ मन के क्यों देख रहे हो? तभी हम लोग देखते हैं कि बैन का दोस्त पैर अड़ाता है और उस बंदे को भी गिर देता है। ये देखने के बाद सट्टेबाज बोलता है कि तुमने तो बहुत अच्छा काम करा। तानिया के दोस्त बोलते हैं कि तुम लोगों ने कमाल कर दिया, ये लोग कुछ ज़्यादा मन के देख रहे थे, अपने स्कूल के नाम पर ज़्यादा ही कूद रहे थे, अब देखो ये सभी लोग घुटनों पर आ चुके हैं। तभी सट्टेबाज बोलता है कि सच में ये जेंगिन यूनिवर्सिटी है, सच में ये हमेशा ट्रबल खड़ी करती रहती है। तभी एक बंदा बोलता है कि जेंगिन यूनिवर्सिटी के बारे में कौन बात कर रहा है? तभी हम लोग देखते हैं कि जेंगिन यूनिवर्सिटी के बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं जो कि 6-7 लोग होते हैं। उन्हें देखने के बाद तानिया बोलती है कि हमें पीछे हट जाना चाहिए और मैं इनसे फाइट करने के लिए जा रही हूँ। तानिया के दोस्त बोलते हैं कि तानिया क्या तुम भी लड़ाई करने के लिए जा रहे हो? तभी बैन उसका हाथ पकड़ता है। ये देखने के बाद तानिया अपने मन में बोलती है कि ये बैन मेरा हाथ क्यों पकड़ रहा है? तभी बैन बोलता है कि तुम पीछे हट जाओ, मैं इससे फाइट कर लूँगा, अभी के टाइम पर तुम्हें पीछे हटकर मेरी बहन और अपने दोस्त का ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वे जेंगिन यूनिवर्सिटी के बंदे एक तरफ खड़े होते हैं और बैन एक तरफ। बैन बोलता है कि तुम दोनों भी पीछे हट जाओ वरना तुम्हें चोट लग सकती है। सट्टेबाज बोलता है कि ये 7 लोग हैं, क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम कितने ज़्यादा स्किल बंदे क्यों ना हो, तुम अकेले बंदे 7 लोगों से मुकाबला नहीं कर सकते। बैन बोलता है तुम चिंता मत करो। तभी जेंगिन यूनिवर्सिटी का बंदा अपने हाथ में एक बोतल लेकर बोलता है कि तुम हमारे सामने हीरो बन के देख रहे हो क्या? तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम इतने ज़्यादा ब्रेव बन के कैसे देख सकते हो? एंड वो सीधा हमला करने के लिए बढ़ता है। एंड वो बोलता है कि तुम में से आज कोई भी नहीं बच पाएगा। ये अटैक देखने के बाद ग्वेन बोलती है कि ब्रदर केयरफुल। तभी हम लोग देखते हैं कि जो बैन होता है वो उसके अटैक से बच जाता है। ये देखने के बाद वो बंदा अपने मन में बोलता है कि ये मोटा तो बहुत ज़्यादा ही फास्ट है, आखिर ये बंदा जैसा फ्लेक्सिबल कैसे हो सकता है? एंड वो पीछे की तरफ दोबारा अटैक करता है बैन के ऊपर। बैन फिर से उसके अटैक से बच जाता है। ये देखने के बाद वो बंदा भी हैरान होता है। तभी वो बहुत सारे अटैक करता है, बैन उनके सभी के अटैक से बच रहा होता है। तभी ये देखने के बाद जेंगिन यूनिवर्सिटी के जो भी बच्चे होते हैं वो अपने मन में बोलते हैं कि आखिर ये हमारा तू गैंग क्या कर रहा है, क्या वो एक बच्चे को नहीं हरा सकता? तभी हम लोग देखते हैं कि बैन उसके पीछे जाता है एंड वो बोलता है कि क्या तुम्हारा फिनिश हो गया ड्रामा? तभी हम लोग देखते हैं कि बैन उसका हाथ पकड़ लेता है एंड उसका हाथ पकड़ने के बाद उसकी गर्दन से पकड़कर उसके हाथ को मरोड़ देता है, जिसकी वजह से वो बोतल भी छूट जाती है और वो बंदा ज़मीन पर लग जाता है और उसकी बोतल फूट जाती है। तभी बैन उस टूटी हुई बोतल को पकड़ता है और उसके मुंह के पास लाने के बाद बोलता है कि अब क्या करोगे? तभी वो बंदा बोलता है कि प्लीज़ ब्रदर मुझे माफ़ कर दो, मेरी जान को छोड़ दो। एंड वो रोने लग जाता है। तभी बैन बोलता है कि अब और कौन मुझसे फाइट करना चाहता है? तभी जो बंदा जमीन पे गिरा होता है वो बोलता है कि प्लीज़ हमें छोड़ दो, हमें माफ़ कर दो। एंड वे सभी लोग भी बोलते हैं प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। एंड वो रोते हुए बोलते हैं बिग ब्रदर प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, ये सारी गलती हमारी है, हमें पता नहीं था कि आप इतने ज़्यादा अच्छे इंसान हो, हम पागल है जो बड़े भाई से लड़ रहे थे। एंड वो अपने घुटनों पर आकर रोने लग जाते हैं। तभी बैन बोलता है किसने कहा मुझसे माफ़ी मांगो, क्या तुम्हें पता नहीं कि किससे माफ़ी मांगनी चाहिए? तभी ये बात सुनने के बाद वे सभी लोग जाकर उन 3 लड़कियों से माफ़ी मांगने लग जाते हैं। एंड वो बोलते हैं कि सॉरी लेडीज़ हमारी गलती है, हमने ही कुछ ज़्यादा पी लिया था जिसके बाद हमने ये सारी नॉनसेंस क्रिएट करी, प्लीज़ हमें जितना चाहो उतना पी लो बट हमें माफ़ कर दो प्लीज़, हमारी कोई कंप्लेंट मत करना। तभी वे तीनों
में से तान्या दोस्त बोलती है कि अरे अरे कोई बात नहीं। तान्या बोलते है कि हाँ तुम्हें ज़्यादा माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है, हमने पहले तुम्हें बहुत ज़्यादा पीट दिया है। तभी उनमें से एक साथी आता है एंड वो बोलता है कि क्या अभी यहाँ पर ये मैटर एंड हो चुका है। बैन बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो बोलने में। तभी वो बंदा बोलता है कि मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मुझे जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो बता सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर सुनूंगा और उन्हें हल करने की कोशिश भी करूँगा। तभी बैन बोलता है कि यहाँ पर इतनी बड़ी डील तो नहीं है बट हम यहाँ पर कंपनसेट लेना चाहते हैं। तभी वो बंदा बोलता है कि हम बहुत ज़्यादा ही माफ़ी मांग रहे पहले से ही और हमारे लोग भी हर्ट हुए हैं, तो आप कंपनसेट क्यों मांग रहे हो। तभी बैन बोलता है कि क्या बात कर रहे हो कि कंपनसेट क्यों ले रहे हो, तुमने हमारे साथ बहुत ज़्यादा रूड फेयर करा है, तुम्हें पता है इसकी कितनी कॉस्ट है और मैं यहाँ पर सिर्फ पैसे उड़ाने के लिए आया था, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए आया था। अगर हमें चोट लग जाती तो क्या हो जाता, उसका कंपनसेट कौन देगा, और जो मेरा पूरी रात का जो मूड ख़राब हो उसका क्या। तभी वो बंदा बोलता है कि हाँ ये हमारी गलती, हम आपको पे करने के लिए तैयार हैं। तभी ये बात सुनने के बाद बैन खुश हो जाता है एंड वो बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो, चलो जल्दी से पैसे निकालो। सबसे पहले तुम्हें 1,000 रुपये इन तीनों लड़कियों को देना पड़ेगा, साथ में तुम्हें प्राइवेट रूम के पैसे देने पड़ेंगे जो हम यहाँ पर रुके हैं और खाने के पैसे, तो तुम्हें इतने सारे पैसों को मुझे देना पड़ेगा, साथ में 1-2 हज़ार रुपये और दे देना क्योंकि तुमने मेरा मूड भी ख़राब करा है। ये सारी बात सुनने के बाद वो वाइस प्रेसिडेंट बोलता है कि क्या थोड़ा बहुत रिड्यूस नहीं हो सकता इस कंपनसेशन में। तभी बैन बोलता है कि एक बार तुम इस पूरे पैसे को पे कर देते हो तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड वो उस बोतल उसके पास लेके जाता है एंड वो बोलता है कि वरना तुम चाहो तो हमसे फाइट भी कर सकते हो। तभी ये सब कुछ देखने के बाद तान्या की दोस्त बोलती है कि बैन तो बहुत ज़्यादा स्किल पर्सन है, सच में उसने तो आसानी से सब कुछ संभाल लिया है। वाइस प्रेसिडेंट बोलता है कि ब्रदर थोड़ा शांत हो जाओ एंड वो बोलता है कि हम आपको कंपनसेट देने के लिए तैयार हैं। एंड हम लोग देखते हैं कि तान्या की दोस्त बोलती है कि सच में इसने उन लोगों को पीट भी दिया और अब उनसे कंपनसेशन भी ले रहा है, सच में बैन तो कमाल का है, मैं तो उसकी फ़िदा हो गई। तभी हम लोग देखते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो पैसे देने लग जाता है एंड जैसे कि बैन ने बताया था वैसे उसने पैसे देता है। बैन उन सभी पैसों को गिनता है एंड वो बोलता है कि सच में तुमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा पंगा कर दिया था बट कोई बात नहीं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया पैसों को देने के लिए। एंड वो अपने मन में बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मैं पहले एक ऐसे वर्ल्ड में रहता था जहाँ पर सिर्फ कल्टिवेशन होती थी और अगर यही गलती उन्होंने उस वर्ल्ड में करी होती तब तक ये मारे जा चुके होते। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वे सभी लोग बाहर निकल जाते हैं एंड तान्या की दोस्त बोलती है कि ब्रदर ये जो खाना है हम उसे आज काउंट नहीं करेंगे। ये बात सुनने के बाद बैन बोलते क्या हुआ, तुमने अच्छे से खाना नहीं खाया। एंड वो अपने उनमें सोचता है कि मुझे अच्छी तरीके से बात कर रही है। तान्या की दोस्त बोलते कि नहीं आज आपने कोई भी पैसे खर्च नहीं करे तो इसको मैं ट्रीट तो गिन नहीं सकती, बट मैं आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहती हूँ आज के दिन। तभी बैन बोलता है कि कैसा प्रॉमिस। तभी तान्या की दोस्त बोलती है कि मैंने ये बात नोटिस करी है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो ताकि आप अपना वेट को लॉस कर सको। अगर आप वेट लॉस कर लोगे तो मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि जैसे आप वेट लॉस करो तो मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ और आप मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे क्या। ये बात सुनने के बाद सभी लोग हैरान होते हैं और सट्टेबाज बोलता है कि सच में आज का डिनर तो शानदार है। तभी बैन बोलता है कि मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। तान्या दोस्त बोलते हैं कि प्लीज़ आप ऐसी बातें मत करो, प्लीज़ मुझसे प्रॉमिस करो ना। बैन थोड़ा शर्मा रहा होता है। तान्या की दोस्त बोलती है कि चलो हम घर पे चलते हैं, अभी ना बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है तो हमें इवनिंग की स्टडी भी तो करनी है। ये बात सुनने के बाद तान्या की दोस्तों से अलग हो जाती है एंड वो बोलती है कि अभी मुझे जानने का टाइम हो गया तो प्लीज़ इस बारे में ज़रूर सोचना। और वो जाते हुए बोलती है कि तान्या थोड़ा आराम से चलो, मैं तुम्हारे साथ चल नहीं पा रही हूँ। बैन अभी मन में सोचता है कि ये क्या हुआ। तभी उसके पास ग्वेन आती है एंड वो बोलती है कि ब्रदर चलो हम भी स्कूल की तरफ वापस जाते हैं। बैन बोलता है कि तुम लोग स्कूल में चले जाओ, अभी मुझे एक इंपॉर्टेंट काम करना है तो पहले मैं उसको निपटा के आता हूँ। सट्टेबाज बोलता है कि अगर तुम्हें कोई ज़रूरी काम है या फिर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ तो हूँ ही। बैन बोलता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं चाहिए। सट्टेबाज बोलता है कि मैं स्कूल के बारे में अच्छे से जानता हूँ और हर एक चीज़ जानता हूँ जो तुम चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे अपनी मदद करने दो। बैन बोलता है कि चल ठीक है तुम भी मेरे साथ चल सकता है। सट्टेबाज बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ग्वेन अपने मन में सोचता है कि सच में इन्होंने सब कुछ कर लिया सिवाय पढ़ाई करने के, आखिर ये क्या करने की सोच रहे हैं। तभी बैन का दोस्त बोलता है कि ग्वेन क्यों ना मैं तुम्हें स्कूल तक छोड़ आऊँ। ग्वेन बोले ठीक है तुम मुझे छोड़ के आ सकते हो। एंड वो अपने मन में सोचते कि शायद मेरे ब्रदर बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं और उनका फ्यूचर भी अच्छा होने वाला है। फिर हम लोग क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर ग्वेन बैठी होती है एंड वो उदास होती है एंड वो अपने मन में बोलती है कि ब्रदर अब तक वापस नहीं आया। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आती है एंड वो बोलती है कि ग्वेन तुम्हारा जो ब्रदर है वो तुम्हें ढूंढ रहा है, आखिर तुम कहाँ पर थी देर से। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बैन और सट्टेबाज भी आ जाता है। उसे देखने के बाद ग्वेन खुश होती है। सट्टेबाज बोलता है कि क्या तुमने हमें मिस करा। तभी जो ग्वेन होती है वो जाके गले लग जाती है बैन के एंड वो बोलते ब्रदर मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस करा। ये सब कुछ देखने के बाद सट्टेबाज अपने मन में
बोलता है कि इसने तो मुझे पूरा इग्नोर कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बेन उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान लेने के लिए गया था, तुम एक बार इसको ओपन करके देख लो कि ये तुम्हें पसंद आया भी या नहीं। ये बात सुनने के बाद ग्वेन बोले ठीक है। हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर एक हेडफोन, एक फ़ोन, एक लैपटॉप और एक कैमरा भी होता है। ये सब कुछ देखने के बाद ग्वेन बोलती है कि ब्रदर, ये सारी चीज़ें आप मेरे लिए बाय करने के लिए गए थे, बट आप ये सब कुछ क्यों लेके आए? तभी बेन बोलता है कि ऑफकोर्स मेरी सिस्टर के पास सब कुछ होना चाहिए जो औरों के पास है, और औरों के पास जो है उससे भी अच्छा होना चाहिए। ये सब कुछ देखने के बाद सभी लोग बात करते हैं एंड वो बोलते हैं कि क्या सच में बेन ये सारे लेटेस्ट मॉडल्स अपनी बहन के लिए लेके आया है जो कि बहुत ज़्यादा महंगे हैं और ये कहीं से भी सस्ते तो नहीं दिखाई दे रहे। तभी एक लड़की बोलती है कि मैंने तो सुना था इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा पुअर है, बट मैंने सोचा नहीं था कि अचानक ये सारी चीज़ें ले आएगा। पहले तो ये खाना भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे। सच में जब से इसने गोको पीटा है इसके पास बहुत सारे पैसे आ चुके हैं। तभी ग्वेन रोते हुए बोलती है ब्रदर। तभी ये सब कुछ देखने के बाद बेन बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया और क्या तुम खुश नहीं हो? तभी ग्वेन बोलती है कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड ये खुशी के आंसू हैं। एंड वो बोलती है कि पर आपको मेरे ऊपर इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं थी, मुझे इतनी सारी चीज़ों की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रिची रिच की गर्लफ्रेंड और रिची रिच भी आ जाता है। रिची रिच की गर्लफ्रेंड बोलती है कि क्या तुम्हें इतना सब कुछ नहीं चाहिए? लगता है ये सब कुछ तुम्हारे लिए काम की चीज़ें नहीं है। तभी सट्टेबाज बोलता है कि तुम्हारे से कोई मतलब नहीं तो दूर हो जाओ। तभी रिची रिच की जो गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि आखिर मैंने क्या गलत कहा है? तुम्हारी फैमिली बहुत ज़्यादा पुअर है और तुम्हारे ब्रदर ने तुम्हारे लिए सब कुछ लेके आया है, ये कुछ गड़बड़ की बात नहीं लग रही। तभी जो सट्टेबाज होता है वो बोलता है रिची रिच अपनी इस गर्लफ्रेंड को चुप करवा लो। एंड वो अपने मन में बोलता है कि लगता है आज मुझे इसे एक लेसन सिखाना ही पड़ेगा। तभी बेन उसका हाथ पकड़ लेता है। ये सब कुछ देखने के बाद सट्टेबाज बोलता है कि बेन तुमने मुझे क्यों रोका? बेन बोलता तुम पीछे हटो। और बेन आगे बढ़ते हुए रिची रिच की गर्लफ्रेंड के पास पहुंचता है एंड वो बोलता है कि आखिर तुम मेरी बहन के साथ क्यों लड़ाई कर रहे हो? तभी उसके सामने रिची रिच आ जाता है एंड वो बोलता है कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो? तभी हम लोग देखते हैं कि जो बेन होता है वो बोलता है आखिर तुम कौन हो? तभी वो बंदा बोलता है कि मैं रिची रिच हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि ग्वेन बेन के पास जाती है एंड उसे पकड़ते हुए बोलते हैं कि ब्रदर इन सारी बातों को भूल जाओ, आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था, मैं नहीं चाहती कि आप ये दिन ख़राब करो और वैसे भी आप बहुत ज़्यादा थक चुके होगे तो आप इसके ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। ग्वेन की ये बात सुनने के बाद बेन बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा भाई तुम्हारी बात मान रहा है। एंड वो बोलता है कि अगली बार ध्यान देना कि अगली बार तुम मेरी बहन के साथ कोई भी गड़बड़ ना करो जिससे मेरी बहन नाराज़ हो जाए। आज के दिन मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ और तुम्हें एक वार्निंग भी दे रहा हूँ एंड साथ में मैं पूरी क्लास को भी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम्हें मेरी बहन से डील करना है तो सबसे पहले मुझसे पंगा लेना पड़ेगा। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे फाइट कर सकते हो तो मेरी बहन के पास जाना। सभी लोग बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? सच में ये मोटा आदमी जो पहले बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता था, जो फाइटिंग करने के बिल्कुल भी कैपेबल नहीं था, अचानक ये इतना ज़्यादा लड़ाकू बन गया है कि यहाँ पर आकर सबको वार्निंग दे रहा है। सच में इसने तो आज रिची रिच को भी धमकी दे दी है, मैं तो बहुत ज़्यादा ही हैरान हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि वे सभी लोग जा रहे होते हैं। सट्टेबाज बेन को बोलता है कि आज तुमने कुछ करा क्यों नहीं? आखिर तुमने क्यों रिची रिच को पीटा नहीं? तभी बेन बोलता है कि मैं तो शायद उसको पीट सकता था पर तुम उसे बिल्कुल भी नहीं पीट सकते थे। ये बात सुनने के बाद सट्टेबाज बोलता है कि आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, मैं उस पतले से लड़के को नहीं पीट सकता। तभी बेन अपने मन में सोचता है कि जब मैंने उस पर हमला करने के लिए बोला तो उस लड़के ने एक फाइटिंग पोज ले लिया था। सच में वो ऐसा लग रहा था कि वो लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लगता है उसने बचपन से ही बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करी है और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। फिर वो बोलता है कि तुम वापस चले जाओ, अभी मैं वर्कआउट के लिए जा रहा हूँ। ये सब बात सुनने के बाद रिची रिच बोलता है कि इतनी रात को वर्कआउट करने के लिए जा रहा है तू? और हम लोग देखते हैं पार्क का सीन जहाँ पर बेन को वो स्पिरिचुअल हब मिली थी एंड वो अपने मन में बोलता है कि मेरा अपोनेंट बढ़ रहा है आसपास तो मुझे और भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ताकि मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाऊँ, ताकि मेरा कोई उखाड़ ना पाए। एंड वो अपने बैग को रखता हुआ उस स्पिरिचुअल हब की तरफ पहुंच जाता है एंड वो बोलता है कि मुझे इसके अंदर से और भी स्पिरिचुअल एनर्जी लेनी पड़ेगी। एंड हम लोग देखते हैं कि वो एनर्जी को ऑब्जर्व करने लग जाता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो उसमें से स्पिरिचुअल की को अपने अंदर गैदर करने लग जाता है एंड वो बोलता है कि सच में मेरे अंदर और भी एनर्जी बढ़ती जा रही है और मैं फर्स्ट लेवल पे पहुंचने वाला हूं और मुझे ऐसे ही हर तो रेवन से अपने अंदर एनर्जी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा ताकि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाए। एंड वो प्रैक्टिस करने लग जाता है एंड वो बोलता है कि अगर मैं अपने पिछले वर्ल्ड में होता तो मैं और भी ज़्यादा कल्टिवेट कर पाता क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है, बट यहाँ पर भी थोड़ी बहुत एनर्जी तो है ही जो मैं सन और मून से ले सकता हूँ और इन स्टार से ले सकता हूँ। और उनको यूज़ करते हुए बैन अपनी आंखों को खोलता है एंड वो बोलता है कि यहाँ पर यंग क्वाओ अभी भी रिकवर नहीं हुआ है, बट मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा, मुझे दर्द हो रहा है बट मुझे इन डिफ़िकल्टीज़ को
पार करते हुए इन सारे इश्यूज को सॉल्व करना पड़ेगा। अभी के टाइम पर मुझे और भी ज़्यादा ग्रो होना पड़ेगा ताकि मैं इस वर्ल्ड पे डोमिनेट कर सकूँ। और वो स्पेशल एनर्जी को इकट्ठा करता हुआ बोलता है कि ये बहुत बुरा नहीं हुआ, मैं फाइनली इन सब स्पेशल एनर्जी को ऑब्जर्व कर पाया और जो मेरी स्पीड है वो भी अब बढ़ चुकी है, जिसके कारण अब मैं आगे और भी स्पेशल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर सकता हूँ और मैं पहले से दोगुनी अब कलेक्ट कर सकता हूँ। एंड वो बोलता है कि और मैंने ब्रेक थ्रू भी कर लिया फर्स्ट लेवल में अपनी बॉडी रिफाइनेंट के। एंड फिर वो अपने बैग को उठाता हुआ हवा में उछालता है और उसे एक लात मारता है और हम लोग देखते हैं कि वो बैग बहुत दूर जाके गिरता है। एंड उन सभी पावर को देखने के बाद वो अपने मन में बोलता है कि मैं जल्दी सेकंड लेवल पे पहुंच सकता हूँ अपनी बॉडी ट्रेनिंग के, जैसा कि मैंने सोचा था। सच में मैं तो बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ रहा हूँ, बट मुझे जल्द ही कोई ऐसा यूजफुल वेपन लेना पड़ेगा जो मेरी हेल्प कर सके। आगे की लाइफ मेरी डिफ़िकल्ट होने वाली है। फिर हम लोग चाइनीज़ कैपिटल के यांग जिंग को देखते हैं जो कि एक यंग मास्टर है जिसके आसपास बहुत सारी लड़कियां होती है। और मैं आपको बता दूं, इसी बंदे ने पहले ऑर्डर दिया था बैन को मारने के लिए। वो बोलता है कि मेरे ग्रैंडपा जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं और वो मुझे बहुत बड़ा इनाम देंगे। तभी हम लोग देखते हैं कि उसका फ़ोन बजता है एंड वो बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जो मुझे इतनी रात को परेशान कर रहा है। तभी वो एक वीडियो देखता है एंड हम लोग देखते हैं कि वो वीडियो भी बैन की होती है। उसे देखने के बाद वो बंदा हैरान होता है। यांग चलाते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, तुम लड़कियां मुझसे दूर हो जाओ। एंड फिर वो सीधा फूस मर्डरर के पास फ़ोन मिलाता है। वो मर्डरर सो रहा होता है एंड वो बोलता है हेलो कौन है। तभी यांग चलाते हुए बोलता है कि चैन, मैं तुम्हें सिर्फ एक काम दिया था कमीने, तुझसे एक काम नहीं हो पा रहा है। तुझे एक काम दिया था कि तुझे एक मोटे आदमी को मारना है, बट वो अब तक जिंदा है। आखिर तू क्या कर रहा है, क्या तुझे मैं पीटने के लिए आऊँ? ये बात सुनने के बाद वो ट्रक वाला बंदा यानी कि वो मर्डरर बोलता है कि क्या वो अब तक मरा नहीं, आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि कैसे वो उस सड़क पर गिरा हुआ था और बिल्कुल मरने वाला था। तभी ये बात सुनने के बाद यांग बोलता है कि इसका मतलब जो मैंने वीडियो देखी वो गलत है। कमीने अपनी बकवास बंद कर, मैं तुझे वो वीडियो भेजता हूँ, खुद देख ले। और तू मुझे स्कैम करने की कोशिश कर रहा था, मैंने तुझे 20 मिलियन दिए थे बट तू फिर भी अपने मिशन में फेल हो गया। ये बात सुनने के बाद वो मर्डरर बोलता है कि बैन को मारना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आखिर वो इडियट कैसे जिंदा है, चिंता मत करो, अगली बार मैं उसे मार दूंगा। यांग बोलता है कि तुम्हें जल्द से जल्द उसे मारना पड़ेगा। एंड फिर वो अपने ग्रैंडपा की बात याद करता है, लिंग शाओ की। एंड वो बोलता है कि कुछ एशियन इमोर्टल्स है जो चाइनीज़ मेडिसिन को जानते हैं, जिनके पास एबिलिटी होती है कि मरे हुए को वापस जिंदा लाने की, और ऐसे बंदे हमारी सिटी के अंदर बहुत से देखे गए हैं। ये बात याद करने के बाद लिंग बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। क्या उसके पास चाइनीज़ मेडिसिन की नॉलेज थी या फिर किसी मास्टर ने उसकी जान बचा ली है? और क्या पता वो ऑर्डिनरी इंसान हो ही ना, या फिर कोई ऐसा बंदा हो बाहर दुनिया से आया है जैसा कि मेरे ग्रैंडपा मुझे बताते थे। तभी वो मर्डरर बोलता है कि आप चिंता मत करो, मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। एंड फिर लिंग सोचता है कि गॉड प्लीज़ उन लोगों ने उसकी मदद ना करी हो। फिर उसके बाद हम लोग स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर बैन किसी को पीट रहा होता है। ये देखने के बाद बच्चे बोलते हैं कि ये तो ली है, आखिर वो बैन से क्यों पीट रहा है, वो तो एक फूल लग रहा है। तभी बैन से एक थप्पड़ मारता है एंड हम लोग देखते हैं कि ली दूर जाके गिरता है। बैन बोलता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी हम लोग देखते हैं कि ली दोबारा हमला करने के लिए बढ़ता है बैन के ऊपर। तभी बैन उसका हाथ पकड़ कर उसे पटकी मारता है। धोबी पछाड़ मारने के बाद सभी लोग बोलते हैं कि अब मुझे क्लियर हो चुका है कि जो ली है वो कुछ भी नहीं है बैन के सामने, और बैन के सामने अब हमें पंगा नहीं लेना है। और ली वहाँ पर पीटे जाता है। बैन बोलता है कि मैंने तुम्हें 1000 बार कह दिया है, जो मुझसे पंगा लेने के लिए आएगा उसकी ऐसे पिटाई होगी, तो अगली बार ध्यान रखना। तभी हम लोग देखते हैं कि एक लड़की उसे ऊपर से देख रही होती है। एंड हम लोग देखते हैं कि रात का सीन था, सभी लोग अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। एंड हम लोग बैन को देखते हैं जो अपने मन में बोलता है कि सबसे पहले मुझे सिल्वर नीडल्स बाय करने हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे एक लड़की खड़ी होती है एंड वो बोलती है कि बैन क्या तुम 1 मिनट रुक सकते हो? और हम लोग देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की होती है। मैं इसका नाम बता देता हूँ, इसका नाम मिस्टी होता है। उसे देखने के बाद बैन लुट्टू हो जाता है एंड वो बोलता है कि क्या बॉडी है इसकी, मज़ा आ गया। तभी मिस्टी बोलती है कि क्या तुमने मुझे मन भर के देख लिया या तुम्हें और देखना है? बैन बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, हाँ मैंने देख लिया, आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मिस्टी बोलती है कि मेरा नाम मिस्टी है और आज के दिन मैंने देखा कि कैसे तुम 2nd क्लास और 3rd क्लास के बच्चों के साथ लड़ रहे थे, आखिर तुम अब क्या करने वाले हो? तभी बैन बोलता है कि मैं अभी कुछ सामान खरीदने के लिए जा रहा हूँ। तभी ये बात सुनने के बाद मिस्टी बोलती है क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी कंपनी देती हूँ। बैन बोलता है कि क्या तुम मुझे कंपनी देने की बात कर रही हो, क्या तुम मुझे किडनैप करना चाहती हो? तभी मिस्टी बोलती है कि अगर मैं तुम्हें किडनैप भी करना चाहूँ क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? बैन बोलता है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, असल में कुछ सिल्वर नीडल्स लेने के लिए जा रहा हूँ और गर्ल्स को इंटरेस्ट नहीं होगा उन्हें बाय करने में। तभी ये बात सुनने के बाद मिस्टी बोलती है कि क्या तुम सिल्वर नीडल्स को बाय करने के लिए जा रहे हो, आखिर तुम मुझे बाय क्यों कर रहे हो? बैन बोलता है कि असल में मुझे थोड़ी बहुत जहाँ चोट लगी है तो मैं उन
चीज़ों को ठीक करना चाहता हूँ सिल्वर नीडल से, क्या तुम्हें भी एक्सपीरियंस करना है मिस्टी? मिस्टी बोलती है हाँ अगली बार ट्राई करेंगे। एंड वो बोलती है कि अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें चाहिए तो तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर में ऑलरेडी बहुत सारी सिल्वर नीडल्स है, तुम चाहो तो उन्हें ले सकते हो और साथ में तुम्हें कुछ गोल्डन नीडल्स भी मिल सकती है जो कि फ्री होंगी। ये बात सुनने के बाद बेन बोलता है कि क्या फ्री की गोल्डन नीडल्स? एंड वो अपने मन में सोचता है कि आखिर इसके पास सिल्वर नीडल्स क्या कर रही है और ये अचानक मेरे पास क्यों आई है, इसका क्या मकसद है, मुझे जानना पड़ेगा। बेन बोलता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारा क्या पर्पस है मेरे पास आने का? मिस्टी बोलती है कि आखिर तुम अपना एटीट्यूड एकदम क्यों चेंज कर रहे हो? एंड वो बोले ठीक है मैं तुम्हें सच बात बता देती हूँ, असल में मेरे ग्रैंडफादर ने तुम्हारी कोई वीडियो देखी थी जो तुम सैंडबैग लेके जा रहे हो एंड उनका इंटरेस्ट तुम्हारे अंदर आ गया और वो तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं अपने ग्रैंडफादर की खुशी के लिए यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं तुम्हें अपने साथ लेके जा सकूँ। ये बात सुनने के बाद बेन बोलते क्या ग्रैंडफादर से मिलने के लिए? फिर मिस्टी बताती है कि हाँ वो एक ओल्ड चाइनीज डॉक्टर है तो उनके पास सिल्वर नीडल होना तो आम बात है। फिर मिस्टी बोलते ठीक है अगर तुम्हें सिल्वर नीडल चाहिए तो मेरे साथ चलो। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो एक टैक्सी से जा रहे होते हैं। बेन बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारा स्पेस है, आखिर तुम मेरे पास क्यों आके बैठ गई हो? मिस्टी बोलती है कि नहीं मुझे वहाँ पर नहीं जाना है। एंड फिर मिस्टी बोलती है कि क्या मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ, क्या पता तुम यहाँ से भाग जाओ। एंड हम लोग देखते हैं कि मिस्टी उसके पास जाने लग जाती है एंड वो बोलती है कि बेन देखो वहाँ पर क्या है, एंड वो उसकी गोदी में जाके बैठ जाती है। बेन अपने मन में बोलता है कि ये मेरे ऊपर ऐसे बैठ गई है, अब मेरे पास कोई भी ट्रिक नहीं यहाँ से भागने का, मैं ऐसी सिचुएशन में मूव भी नहीं कर सकता। फिर हम लोग देखते हैं कि वो मिस्टी घर के पास पहुँच जाते हैं एंड गाड़ी वहाँ पर रुक जाती है। बेन बोलता है कि मिस्टी हम कहाँ पर आ गए हैं? मिस्टी बोलती है कि जल्दी से कार में से उतरो, क्या हुआ तुम्हें यहीं पर रहना है क्या, तुम्हें मज़ा आ रहा है क्या मैं तुम्हारे ऊपर बैठी हूँ? बेन बोलता है कि सबसे पहले तो हमें इस टैक्सी ड्राइवर के पैसे देने चाहिए जिसके साथ 41 से भी ज़्यादा पैसे हुए हैं। मिस्टी की तरफ बेन देखता है, मिस्टी उतरती है एंड वो बोलती है कि मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। बेन बोलता है कि अगर तेरे पास पैसे नहीं थे तो तूने टैक्सी को क्यों बुलाया था? टैक्सी वाला बोलता है कि थैंक यू फॉर योर सपोर्ट सर, पर आप जल्दी से पैसे कर दीजिए, ये मेरा स्कैनर है। तभी बेन बोलता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम कार में ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे क्या 50% डिस्काउंट मिलेगा? तभी हम लोग देखते हैं कि ड्राइवर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बेन को सारे पैसे देने पड़ते हैं और उसका मुंह अजीब सा बन जाता है। बेन बोलता है कि उसने मुझे 1% का भी डिस्काउंट नहीं दिया, आखिर मैं कहाँ पर हूँ? और हम लोग देखते हैं कि वहाँ का ओरा फील करने के बाद बेन बोलता है कि यहाँ का ओरा बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी प्रीशियस मेडिकल हर्ब्स हैं। सच में अब मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहा हूँ मिस्टी ग्रैंडफादर से मिलने के लिए। तभी हम लोग देखते हैं गेट के सामने जाकर मिस्टी रुक जाती है एंड वो बोलती है कि अंदर जाने से पहले एक छोटी सी बात, तुम्हें मेरे ग्रैंडफादर के साथ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से बात करनी पड़ेगी और उसके सामने तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिखाना है। ये बात सुनने के बाद बेन बोलता है कि क्या बकवास कर रही हो, मैं कभी गुस्सा नहीं होता किसी के ऊपर। तभी मिस्टी अपने मन में बोलती है कि देखो ये तो अभी गुस्सा होने लग गया, ये अंदर क्या ही करेगा। तभी वो गेट खोल के अंदर जाती है एंड वो बोलती है कि ग्रैंडपा मैं वापस आ गई। उसका ग्रैंडफादर बोलता है कि आखिर तुम किसको लेक्चर देती बार? तभी मिस्टी बोलती है नहीं मैं किसी को भी लेक्चर नहीं दे रही थी। तभी मिस्टी का ग्रैंडफादर बोलता है कि तो तुम ही हो बेन, माफ़ करना, मेरी लिटिल ग्रैंड डॉटर है उसने तुम्हें रोका और तुम्हें बहुत कुछ कहा होगा, मुझे पता है। बेन बोलता है ऐसा कुछ भी बात नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं कि उसका ग्रैंडफादर हंसता है एंड वो बोलता है कि मिस्टी अंदर जाओ और अंदर एक अच्छी सी चाय बना के लाओ हमारे गेस्ट के लिए। और फिर वो बोलता है कि बेन तुम यहाँ पर बैठ सकते हो। फिर जो ग्रैंडफादर होता है वो बोलता है कि जो मेरी ग्रैंड डॉटर है वो बचपन से बिगड़ी हुई है, अगर उसने कुछ भी गड़बड़ करी हो तो उसको माफ़ कर देना। बेन बोलता है ऐसी कोई बात नहीं, वो लड़की काफ़ी अच्छी है, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं कि बेन उसके ग्रैंडफादर की तरफ देखकर अपने मन में बोलता है कुछ स्ट्रेंज बात है, इस बूढ़े की जो बॉडी है वो थोड़ी ख़राब हो चुकी है, ऐसा फील हो रहा है कि उसके अंदर कोई स्पिरिट है। मैंने आपकी खांसी को सुना और ऐसा लगता है कि जो आपके लंग्स है वो अच्छी कंडीशन में नहीं है। ये बात सुनने के बाद मिस्टी का ग्रैंडफादर बोलता है कि हाँ ये मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान भी करते रहते हैं। फिर जो मिस्टी का ग्रैंडफादर होता है वो बोलता है कि आज मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। ये बात सुनने के बाद बेन बोलता है क्या मुझे देखना है? तभी मिस्टी का ग्रैंडफादर बताता है कि मैंने सुना था कि तुम प्लेग्राउंड में दौड़ रहे थे, वो भी 50 किलो के सामान को लेकर, और तुमने 11 लैप्स निकाले, बीच में तुमने ब्लड भी निकाला अपने मुंह से। मुझे डर लगा कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो क्योंकि ऐसे ब्लड निकालने के बाद तुम इतने ज़्यादा तेज़ दौड़े हो। ये बात सुनने के बाद बेन अपने मन में बोलता है कि आखिर ये न्यूज़ कौन फैला रहा है। तभी जो मिस्टर ग्रैंडफादर होता है वो बोलता है कि बेन मैं क्यूरियस हूँ ये बात जानने के लिए कि तुम्हारी फिजिकल कंडीशन क्या है, क्या मैं तुम्हारी पल्स को चेक कर सकता हूँ? बेन अपना हाथ आगे की तरफ करता है और हम लोग देखते हैं कि मिस्टर ग्रैंडफादर उसकी पल्स को चेक करने लग जाता है एंड वो बोलता है तो बहुत स्ट्रेंज बात है। एंड उसको ऐसे देखने के बाद बेन भी हैरान होता है
तभी ग्रैंडफादर बोलता है कि जो तुम्हारी पल्स है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही एनर्जी दिखाई दे रही है और ये आम इंसानों में भी नहीं पाया जाता। सच में तुम्हारी पल्स तो कमाल की हो रही है। लॉजिकली मैं बोलूँ तो तुम पहले से भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हो। ये बात सुनने के बाद बेन अपने मन में बोलता है कि इन्होंने सिर्फ मेरी पल्स को थोड़ी देर तक छुआ और इन्होंने इतनी सारी बातें मेरे बारे में बता दी। ये कोई आम ऑर्डिनरी चाइनीज मेडिसिन डॉक्टर तो नहीं लगता है, ये अपने काम के अंदर बेस्ट है। क्या इसकी जो कैपेबिलिटीज़ है क्या वो मेरे साथ कंपेयर हो सकती है? फिर मिस्टर ग्रैंडफादर बोलता है कि रिसेंटली क्या तुम किसी स्पेशल से मिले हो? तभी बैन बोलता है कि नहीं, मैं सिर्फ अपने क्लासमेट से मिला हूँ। फिर ग्रैंडफादर बोलता है क्या तुमने कोई स्पेशल फूड खाया रिसेंटली? बैन बोलता है कि नहीं, मैं कैफेटेरिया का नॉर्मल खाना खाता हूँ। फिर मिस्टर ग्रैंडफादर बोलता है कि तुम कितने बजे सोते हो और क्या तुम जल्दी उठते हो या लेट सोते हो, ये सब कुछ बताओ। तभी जो बैन होता है वो बोलता है कि नहीं, मैं लेट सोता हूँ और बहुत ज़्यादा लेट उठता हूँ। फिर जो मिस्टर ग्रैंडफादर होता है वो खास कर बोलता है कि इसका मतलब जो तुमने वोमिटिंग करी उससे तुम्हारी लाइफ चेंज होगी और तुम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगे। ये चीज़ें सेंस नहीं बना रही है बट बात ऐसे ही है। बैन अपने मन में बोलता है कि मैं इसे कैसे बता सकता हूँ कि मैं इमोर्टल एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ जिससे मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। अगर मैंने ये बात बता दी तो ये डर के मारे मर ही जाएंगे। तभी वहाँ पर मिस्टी भी आ जाती है चाय लेके एंड वो बोलती है कि ग्रैंडपा क्या आपने बैन की हेल्थ को देख लिया है, क्या वो ठीक हो सकता है? तभी ये बात सुनने के बाद ग्रैंडफादर बोलता है कि उसकी जो करंट की फिजिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है और वो एक ऑर्डिनरी पीपल से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और मुझे लगता है कि इसे कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। बैन बोलते तुम कौन सा मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में सोच रहे थे? तभी मिस्टी बोलती है कि मेरी ग्रैंडफादर ने बताया कि वो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं एंड वो ऐसे ही है। जब भी वो देखते हैं कि किसी पेशेंट को उनकी हेल्प की जरूरत है तो वो हमेशा उनकी मदद करने के लिए बढ़ते हैं और उन्होंने जब से तुम्हारी वो वीडियो देखी थी उन्हें काफ़ी ज़्यादा चिंता थी तुम्हारी। तभी ग्रैंडफादर बोलता है कि एक डॉक्टर का काम ही ये होता है कि वो अपने पेशेंट को अच्छे से केयर करे, तभी तो वो एक अच्छा डॉक्टर है। ये बात सुनने के बाद मिस्ट्री बोलती है कि ग्रैंडपा मैं बात को समझ गई। बैन अपने मन में बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये ओल्ड मैन इतना ज़्यादा अच्छा होगा जो औरों के बारे में इतना सोचता है। बैन बोलता है कि असल में मैं यहाँ पर एक चीज़ के लिए आया था, क्या वो मैं पूछ सकता हूँ? ग्रैंडपा बोलता है कि हाँ, तुम जो चाहो वो यहाँ से ले सकते हो बट यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूँ सिर्फ चाइनीज़ मेडिसिन रिलेटेड मिलेंगी। मिस्ट्री बोलती है कि ग्रैंडपा जो बैन है वो यहाँ पर सिल्वर नीडल लेने के लिए आया है। बैन बोलता है कि हाँ, मैं यहाँ पर सिर्फ 9 सिल्वर नीडल लेना चाहता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे कौन से वाली चाहिए। असल में वो स्पेशल है। पहले तो मुझे नीडल चाहिए वो 1 इंच की चाहिए, दूसरी 6 इंच की और साथ में मुझे एक मेंबर नीडल चाहिए और फिर उसके बाद लॉन्ग सिल्वर नीडल चाहिए। ऐसे करके वो 9 तरह की नीडल बताता है। ये बात सुनने के बाद उनके हाथ से चाय खिंच जाती है और मिस्टी और उसका ग्रैंडफादर दोनों हैरान होते हैं कि बैन इन सारी नीडल्स के बारे में कैसे जानता है। मिस्टी बोलती है कि बैन क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुम इन सब चीज़ों के बारे में कैसे जानते हो? ग्रैंडपा बोलता है कि लिटिल फ्रेंड क्या तुम मुझे झूठ नहीं बोल रहे हो ना? आखिर तुम इन सारी नीडल्स के बारे में क्या जानते हो? ये तो स्पेशल 9 नीडल्स है। बैन बोलता है कि हाँ, मैं इनके बारे में जानता हूँ। ग्रैंडपा अपने मन में सोचते हैं कि अगर ये बंदा इन सारी नीडल्स के बारे में जानता है इसका मतलब इसने लिंग शू 9 नीडल्स थ्योरी को पढ़ा हुआ है। फिर वो उस लिंग शू 9 नीडल थ्योरी के बारे में बताता है कि हमारी बॉडी के अंदर 9 मेन ऑर्गन्स होते हैं, उन्हीं से रिलेटेड ये थ्योरी है। जैसे कि अगर कोई बंदा बिल्कुल ही डैमेज क्यों ना हो, जो बिल्कुल मरने वाला हो, उसको भी बचाया जा सकता है अगर उन ऑर्गन्स को बचा लिया जाए तो। अब उन 9 ऑर्गन्स को बचाने के लिए अलग अलग एक्यूपंक्चर पॉइंट्स होते हैं जिनको अलग तरह की 9 नीडल से करा जाता है, जिनके बारे में मैं आपको डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। ये ट्रेडिशनल चाइनीज़ है, अगर आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो जो कि स्क्रीन के ऊपर है। बैन घबराते हुए बोलता है कि हाँ, मैं इन सब चीज़ों के बारे में जानता हूँ, तो अजीब बात क्या है? तभी ग्रैंडपा बोलता है सॉरी, मैं अपना थोड़ा टेम्पर खो गया था। बैन ये सब कुछ देखने के बाद अपने मन में बोलता है कि आखिर ये बंदा इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहा है? लिंग शू 9 नीडल थ्योरी क्या इतनी ज़्यादा अनकॉमन है इस वर्ल्ड के अंदर? बट अभी के टाइम पर मैं अपनी सिर्फ की ट्रेनिंग स्टेज में हूँ, वरना इन्हें और भी चीज़ें दिखाता तो ये और भी ज़्यादा डर जाते। मिस्ट्री अपने मन में सोचती है कि ये बंदा 9 लिंग शू नीडल के बारे में कैसे जानता है? क्या इसने ट्रू एनर्जी को इनिशिएट कर दिया है? मिस्टी उसकी तरफ देखती है एंड वो अपने मन में बोलती है कि बैन सिर्फ 19 साल का एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और इसने अपनी फिजिक्स लिमिट को ब्रेक थ्रू कर लिया है। आखिर ये कैसी तरह की कल्टिवेशन को कर रहा है? आखिर ये बंदा कौन है? तभी हम लोग देखते हैं कि मिस्टी गुस्से के साथ उसके गले को पकड़ लेती है एंड वो बोलती है कि तुम सारी बातें झूठ बोल रहे हो ना, सच जो है वो बताओ। आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ पर सारा झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या तुम मेरे ग्रैंडफादर की जो है बेइज्जती करना चाहते हो? तभी उसका ग्रैंडफादर बोलता है कि मिस्टी उसे छोड़ दो, ये तुम क्या कर रही हो? बैन बोलता है कि मिस्टी
मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मेरे पास सच में नॉलेज है चाइनीज मेडिकल की, और मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता हूँ। क्या तुम मेरा विश्वास करोगी? ये बात सुनने के बाद मिस्टी बोलती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ। बेन बोलता है कि ठीक है, मैंने देखा कि जो तुम्हारे ग्रैंडफादर वो खांस रहे हैं, इसका मतलब उनका लंग्स बहुत ज्यादा खराब है। एंड वो बताता है कि बट लंग्स खराब है इसलिए वो खांस नहीं रहे हैं, असली प्रॉब्लम उनके हार्ट के अंदर है। ये सब कुछ सुनने के बाद उसका ग्रैंडफादर बोलता है कि इसने मेरी पल्स को चेक भी नहीं करा और सिर्फ देखने से इतनी सारी बातें मेरे बारे में बता दी। बेन बोलता है कि आपका हार्ट और आपकी टंग फायर को रिप्रेजेंट करती है, जो 5 एलिमेंट्स में से होती है, और मैंने आपकी टंग को देखा जो कि रेड है, और जो उसकी टिप है वो डार्क ब्लू की है, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि आपके हार्ट में भी दिक्कत है। जो फायर है वो मैटर को डिफीट कर सकती है, और जो लंग्स है वो मैटर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आपका हार्ट फायर जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण आपके लंग बिल्कुल भी सह नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण आपके लंग्स भी खराब हो गए हैं, और इसलिए आप बहुत ज़्यादा खांसते रहते हो। ये बात सुनने के बाद मिस्टी बोलती है कि आखिर मेरे ग्रैंडफादर इतने ज़्यादा बीमार क्यों हैं, उनका हार्ट इतना ज़्यादा फायर में क्यों जा रहा है। तभी बेन बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल बात है, वो बहुत सप्लीमेंट्स ले रहे हैं जिसकी वजह से उनके अंदर की गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ग्रैंडफादर खांसते हुए बोलते हैं कि हाँ, तुमने जो भी कहा है वो सच है, और मैं तुम पे बिलीव भी करता हूँ। तुम मुझ पे चाहो तो एक्यूपंक्चर कर सकते हो। मिस्ट्री बोलती है कि ग्रैंडफादर आखिर आप इतनी सारी सप्लीमेंट्स क्यों ले रहे हो, प्लीज़ मुझे बताओ आखिर मेरे ग्रैंडफादर के साथ क्या हुआ है, और वो इतनी सारी मेडिसिन क्यों ले रहे हैं डेली की डेली। अगर ऐसे वो सप्लीमेंट्स लेते रहे तो उनके लंग्स और भी ख़राब हो जाएंगे, आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। बेन बोलता है कि ग्रैंडफादर अच्छा होगा कि आप इसे खुद बता दो, क्योंकि ये आपकी ग्रैंड डॉटर है, या आप चाहते हो कि मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँ। ग्रैंडफादर बोलता है कि ठीक है, तुम कर सकते हो। बेन बोलता है कि ठीक है, तुम्हें वो रीज़न बता ही देता हूँ कि जो तुम्हारे ग्रैंडफादर डेली चाइनीज़ मेडिसिन को खा रहे हैं डेली की डेली, क्योंकि उनके अंदर एक और लिविंग बीइंग है जो उनके दिल में रहता है। ये बात सुनने के बाद मिस्ट्री बोलती है आखिर ये कैसे हो सकता है कि कोई जिंदा चीज़ आपकी बॉडी के अंदर जिंदा रह रही हो। मिस्ट्री बोलती है आखिर ये क्या चीज़ है। तभी ग्रैंडफादर बोलता है कि मिस्टी जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो चीज़ मेरे अंदर रहती है, और तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, वो गू है। फिर उसके बाद उसका ग्रैंडफादर बताता है कि 40 साल पहले मैं अपनी रिसर्च के लिए एक जंगल में गया था, जहाँ पर मैं एक मायो गर्ल से मिला। मायो गर्ल असल में एक तरह की ट्राइब होती है, एंड वो बताता है कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, और मैं उसकी टेरिटरी में रहने लग गया, और उसने मुझे मेडिसिन के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज सिखाई, जिसके कारण मेरी मेडिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई। हम दोनों साथ में रहते, और मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि वो मेरी लाइफ के सबसे हैप्पीएस्ट टाइम्स में से एक थे। जब मेरी मेडिकल स्किल्स बढ़नी बंद हो गई तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मायो टेरिटरी को छोड़ता हुआ अपनी वर्ल्ड में वापस आ जाऊँ, बट उस लड़की ने मुझे रोक लिया, एंड उसने बोला कि वो यहाँ पर रह सकता है, बट मैं उसके साथ कैसे रह सकता था। मैंने ऑलरेडी ग्रैंड मदर के साथ शादी कर ली थी, साथ में तुम्हारे पापा भी पैदा हो चुके थे, आखिर मैं उस लड़की के साथ कैसे रह सकता था। बट मैं विश्वास नहीं कर सकता उस लड़की ने मेरे साथ क्या करा। उसने मेरे खाने में कुछ मिला दिया, जिसके कारण मैं अपना होश खो गया, और उस लड़की ने और मैंने बहुत कुछ करा, और हम लोग देखते हैं कि कैसे उन दोनों के बीच में सिस्टम होता है। ये बातें सुनने के बाद मिस्ट्री बोलती है कि तो उस रात ने आपने सब कुछ कर लिया। ग्रैंडफादर बोलता है कि हाँ, मैं सब कुछ अवॉइड करना चाहता था, बट उस मेडिसिन की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। ये बात सुनने के बाद बेन अपने मन में बोलता है कि मुझे तो लग रहा है कि झूठ बोल रहा है, ये खुद ही उस लड़की के साथ कुछ करना चाहता था। मिस्ट्री बोलती है कि आगे क्या हुआ। तभी वो ग्रैंडफादर बताता है कि जैसे ही वो सब कुछ हो गया तो मैं तुम्हें बता दूं, जो मायू गर्ल्स होती है उनके दिल के अंदर पहले से ही गू नाम की एक क्रीचर रहता है, और जैसे ही वो किसी लड़के के साथ सिस्टम बिठाते हैं प्यार के साथ, तो वो लड़की के हार्ट से सीधा लड़के के हार्ट में चला जाता है, जिसके कारण अगर वो दूर रहते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है। और उस दिन जब मैंने उसकी लड़की के साथ वो सिस्टम बिठाया तो वो मेरी बॉडी के अंदर आ गया, जिसकी वजह से मेरे हार्ट में हमेशा पेन रहता था, और उसको ठीक करने का कोई भी इलाज नहीं है। ये बात सुनने के बाद मिस्ट्री बोलती है कि और क्या वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। तभी ग्रैंडपा बोलता है कि हाँ, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, ऐसी ब्यूटी तुमने आज तक नहीं देखी होगी। मिस्ट्री बोलती है कि तो फिर आपने उसे रिजेक्ट क्यों करा, आप उसे घर पे क्यों नहीं ले आए। बेन अपने मन में सोचता है कि क्या ये फैमिली ड्रामा चल रहा है। तभी ग्रैंडपा बोलता है कि क्या तुम बकवास बात कर रहे हो, आखिर मैं उसे अपने घर पे कैसे लेके आ सकता था, तुम्हारी ग्रैंडमा मुझे छोड़ती नहीं। फिर उसके बाद ग्रैंडपा बताता है कि जैसे उसे मौका मिला कि वो लड़की सो चुकी है तो वो वहाँ से भाग गया, एंड फिर वो अपनी
कंट्री में वापस आ गया जहाँ पर वो अपना मेडिकल हॉस्पिटल चलाने लगा और बहुत सारे पेशेंट को ठीक करने लग गया। बट अचानक मुझे पता चला कि वो गू मेरे अंदर आ चुका है, जिसके कारण मेरे हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया। उस हार्ट के पेन को रोकने के लिए मैंने बहुत सारी चाइनीज़ मेडिसिन ली, जिससे मेरे हार्ट में ये प्रॉब्लम आ गई और मेरे लंग्स भी ख़राब होने लग गए। बट इस पेन को रोकने के लिए मुझे सब कुछ करना पड़ता है। बैन बोलता है कि ये आपके लिए आसान नहीं होगा कि 40 साल से इतने दर्द को आप सहन रहे हो। मिस्टी बोलती है कि ग्रैंडपा, क्या जो ये मायूस लड़की है वो आपसे मिलने के लिए नहीं आई? क्या आपने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करी या फिर वो आपके पास नहीं आई? ग्रैंडपा बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरे लिए आई बट वो तुम्हारे ग्रैंडपा से मिली और पता नहीं उन दोनों ने क्या बात करी, जिसके बाद वे दोनों अलग हो गए। ये बात सुनने के बाद मिस्टी बोलती है, क्या, कैसी बात? ग्रैंड माँ ने बहुत कुछ गलत बोल दिया। ग्रैंडपा बोलता है कि मुझे नहीं पता उन दोनों की क्या बात हुई, बट उसके बाद जो मायूस लड़की थी कभी भी वो मेरे पास दोबारा नहीं आई। फिर उसके बाद तुम्हारे ग्रैंडपा ने मुझे बहुत सुनाया और हमारी बहुत सी बहस हुई। मिस्टी बोलती है, तो क्या ग्रैंडपा ने आपको ठीक नहीं करा? ग्रैंडपा बोलता है कि नहीं, तुम्हारी ग्रैंडमा ने कहा कि ये तुम्हारी गलती है, अब तुम्हें खुद ही इस दर्द को सहना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद बैन अपने मन में बोलता है कि ये ग्रैंडमा तो बहुत ज़्यादा खतरनाक लगती है। फिर ग्रैंडपा बताता है कि इसी के कारण मैं इतना तकलीफ में था, बट अब मेरे पास तुम आए हो लिटिल ब्रदर, और मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी एक्यूपेंचर का इस्तेमाल करते हुए मुझे ठीक कर दोगे। और फिर वो अपने बॉक्स को निकालता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। उसे देखने के बाद बैन अपने मन में बोलता है कि इसने इन निडल्स को एक जेड बॉक्स में रखा हुआ है और ये एक स्पिरिचुअल जेड है। तभी वहाँ से वो उन सारी नीडल्स को निकालता है। बैन बोलता है कि चलो ठीक है, मैं एक्यूपेंचर को स्टार्ट करता हूँ। तभी जो मिस्टी होती है वो बैन के गले लगते हुए बोलती है कि मैं तुम पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर रही हूँ और अपने ग्रैंडपा को तुम्हारे पास छोड़ के जा रही हूँ, मुझे डिसअपॉइंटमेंट मत दिखाना। बैन बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। मिस्टी जाते हुए बोलती है कि ब्रदर बैन, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे ग्रैंडफादर को ठीक कर दोगे, वरना देख लेना तुम्हारे दुश्मन और भी बढ़ जाएंगे। ग्रैंडपा बोलता है कि मैं नीडल को वॉश कर देता हूँ। बैन बोलता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनने के बाद ग्रैंडपा बोलता है कि क्या तुम ऐसे ही करने वाले हो और मुझे क्या कपड़े बदलने की ज़रूरत नहीं है? बैन बोलता है कि इनकी ज़रूरत नहीं है, बस तुम अपनी शर्ट को उतार लो। ग्रैंडपा मन में बोलता है कि देखते हैं कि ये लड़का क्या कर सकता है, और वो अपनी शर्ट को नीचे उतार लेता है। बैन बोलता है कि सबसे पहले मुझे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इन नीडल के अंदर डालना पड़ेगा ताकि मैं अपने एक्यूपेंचर को स्टार्ट कर सकूँ। बट वो चीज़ करने में फेल हो जाता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इस नीडल के अंदर क्यों नहीं डाल पा रहा हूँ। लगता है मेरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा ही कम है अभी के टाइम पे। आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करते हुए उस नीडल के अंदर डालने लग जाता है एंड वो बोलता है कि अगर मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को इसके अंदर नहीं डाल पाऊँगा तो शायद मैं अगले के प्रोसीजर नहीं पूरे कर पाऊँगा। एंड वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डालता है, बट हम लोग देखते हैं कि वो फिर से फेल हो जाता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि अब मैं क्या करूँ, अगर मैंने ये ढंग से नहीं करा तो वो लड़की मुझे जान से मार देगी और मेरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो इस नीडल में जा ही नहीं रही है। फिर वो आसपास देखता है एंड वो सोचता है कि अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी वो देखता है कि उस बॉक्स के अंदर से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है एंड वो अपने मन में बोलता है कि शायद मुझे इस स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी मैं इस स्पिरिचुअल एनर्जी को इस नीडल के अंदर डाल पाऊँगा। एंड फिर वो उन सारे स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करने लग जाता है एंड वो बोलता है कि ये ट्रेजर ग्रैंडपा से बिलोंग करता है, बट मैं ग्रैंडपा का इलाज तो कर रहा हूँ, तो ये गलत बात नहीं है। एंड वो ऐसे करके उन स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करने लग जाता है और यही स्पेशल एबिलिटी होती है बैन की कि वो किसी भी चीज़ के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता है। एंड वो बोलता है कि आज के दिन मैं इस एक्यूपेंचर टेक्निक का इस्तेमाल करूँगा जो इस वर्ल्ड ने आज तक देखी नहीं होगी, और आज मैं इस ग्रैंडपा को बिल्कुल ठीक कर दूंगा, तो चिंता मत करो, आज मैं आपकी खांसी को रोक दूंगा। ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा पसीने में होता है एंड वो बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को फील कर पा रहा हूँ। एंड हम लोग देखते हैं कि बैन अपना जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट कर देता है और पहले नीडल को शोल्डर में लगाता है, जिसके बाद जो ग्रैंडपा होता है उसको पेन होता है। ऐसे करके बैन बहुत सारी नीडल्स को उसके अंदर डाल देता है एंड वो बोलता है कि जल्दी थोड़ा बहुत दर्द होगा आपको, बट आपका इलाज स्टार्ट हो चुका है। और ऐसे करके बैन और भी नीडल्स उसके अंदर डालने लग जाता है, जिसके बाद जो ग्रैंडपा होता है वो बहुत जोर की चिल्ली मारता है एंड वो बोलता है कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, और उसके मुँह से खून भी निकल जाता है।